अध्याय 57 गोलेम। दाना ने गोलेम मंत्रों की किताब स्वीकार की और हिचकिचाते हुए उसके कवर को सहलाया, यह उम्मीद करते हुए कि वह इसका इस्तेमाल उसी तरह कर पाएगी जैसे काल ने श्वेत का किया था। कुछ पल की झिझक के बाद उसने किताब का पन्ने पलटे और किताब गायब हो गई। राजकुमार एक्सल और अन्य जादूगरों को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन दाना मंत्र सीखकर खुशी से झूम उठी, जिससे उसके मंत्रों की संख्या बढ़कर कुल 3 हो गई। अब इसे प्रयोग करो और हम देखेंगे कि इसका क्या परिणाम निकलता है। प्रत्येक जादूगर के पास अपनी क्षमताओं के आधार पर एक अलग गोलेम होता है और यही उनके आगे के मार्ग को जानने का सबसे अच्छा तरीका है, राजकुमार एक्सल ने समझाया। दाना ने गोलेम की आकृति बनाई जो देखने में किसी प्राचीन मूर्ति जैसी लग रही थी। सफेद संगमरमर से बनी इस मूर्ति पर लंगोटी के अलावा कोई वस्त्र नहीं था। इसे देखते ही दाना का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह इसे खारिज करने ही वाली थी कि शिक्षक ने उसे रोक दिया। ये हर बार उसी तरह वापस आएगा, लेकिन पत्थर का गोलेम अच्छा होता है। बहुमुखी प्रतिभा के मामले में लोहे के गोलेम के बाद दूसरे नंबर पर आता है। अधिकांश छात्रों को मिट्टी, लकड़ी या रेत का गोलेम मिलता है जो उतने मजबूत नहीं होते। हालांकि रेत के गोलेम को नुकसान पहुंचाना काफी मुश्किल होता है। मानव रूप का स्पष्ट दृश्य वास्तव में श्रेष्ठ माना नियंत्रण का संकेत है जो इसकी चपलता को बढ़ाता है, और यह आपके रैंक के किसी राक्षस जितना शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, इसलिए ये युद्ध में कमजोर नहीं होगा, प्रोफेसर ने समझाया। एक बार जब तुम मैज आर्मर मंत्र सीख लोगे तो तुम इसे उचित वस्त्र पहना सकते हो, राजकुमार ने शरारती लहजे में फुसफुसाते हुए कहा। काल ने कुछ सेकंड के लिए इसका निरीक्षण किया, ये सोचकर कि यह इतना परिचित क्यों लग रहा है। हालांकि उसने अपने आने के बाद से छात्रों द्वारा किए गए कई गोलेम मंत्र देखे थे और शनिवार समूह के अन्य टीम नेताओं में से एक के पास अपने मंत्रों में एक बड़ा मिट्टी का गोलेम था। फिर उसका ध्यान उन प्रशिक्षण गोलेमों की ओर गया जो पहले दिन उसकी टीम के अन्य 2 सदस्यों द्वारा चुने गए कमरों में रखे गए थे। उसने पहले भी इस तरह के विस्तृत गोलेम देखे थे, लेकिन वे कवचधारी थे और किसी अर्धनग्न शास्त्रीय कला शैली में नहीं थे। दाना की शर्मिंदगी देखकर शिक्षक मुस्कुराए, लेकिन उनकी संतुष्टि अपार थी। इस सप्ताह न केवल उनके प्रथम वर्ष के 2 छात्र जागृत रैंक तक पहुंच गए थे, बल्कि वरिष्ठ एलिटों ने उन दोनों को और स्कूल को छात्रों को सिखाने के लिए कुछ नई क्षमताएं प्रदान करना उचित समझा था। आज उनकी इस खुशी को कोई कम नहीं कर सकता था। लेकिन एक पत्थर की मूर्ति जादुई हमले का कितनी अच्छी तरह सामना कर सकती है, दाना ने पूछा, क्योंकि उसने इससे पहले कभी व्यक्तिगत रूप से किसी पत्थर की मूर्ति का सामना नहीं किया था। ये पत्थर भी जादुई है। देखने में यह एक साधारण मूर्ति जैसा लगता है, लेकिन इस पर साधारण तलवार से वार करने से कुछ नहीं होगा, और इस पर किसी उन्नत स्तर का मंत्र चलाने से भी ज्यादातर मामलों में मामूली क्षति ही होगी, प्रोफेसर ने समझाया। ऐसा लगता है कि अब मेरे पास संख्या या शक्ति का कोई लाभ नहीं है, काल ने मजाक में कहा। तभी हॉक ने मूर्ति को गुस्से भरी नजरों से देखा। हर बाज जानता था कि पत्थर सख्त होते हैं और अगर वह उस पर हमला करे तो वह आसानी से नहीं टूटेगा, इसलिए वह बड़ा पत्थर उसके पालतू जानवर के रूप में उसकी स्थिति के लिए खतरा था। अच्छी बात यह थी कि वह उड़ नहीं सकता था, इसलिए वह उसकी जासूसी की जगह नहीं छीन सका। सार्जेंट रीटा ने काल के कंधे पर थपथपाते हुए उसे दिलासा दिया, बस थोड़ा इंतजार करो, जैसे ही हमें कोई उपयुक्त साथी मिल जाएगा हम तुम्हें किसी दूसरे राक्षस के साथ घुलने मिलने की कोशिश करवाएंगे। लेकिन तुम्हारी विकास दर तुम्हारे ज्यादातर सहपाठियों से कहीं ज्यादा है। राजकुमार के साथ आए बलवान और शक्तिशाली ओवरलॉर्ड रैंक एलीट ड्रेक ने हॉक को देखकर मुस्कुराया और फिर, आह भरी, मुझे पक्षी हमेशा से पसंद रहे हैं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि अकादमी को उसे कुछ विशेष संसाधन खिलाने की अनुमति मिल जाए ताकि वह कुछ नए कौशल सीख सके या तेजी से प्रगति कर सके। अगर कुछ और नहीं तो कम से कम हम उसे उन्नत और कमांडर रैंक के राक्षसों का कुछ खून तो दे ही सकते हैं जिसे वह शक्ति के पत्थरों में मिला सके। उस मिश्रण से उसका विकास कुछ समय तक स्थिर गति से होता रहेगा, जब तक कि उसका शरीर अपनी प्राकृतिक क्षमता की सीमा तक न पहुंच जाए। प्रयोगशालाओं ने इसका परीक्षण कर लिया है और ये लगभग सभी राक्षसों पर कारगर है, बड़े एलीट ने समझाया। मुझे इसकी बहुत सराहना होगी। वह जितनी तेजी से तरक्की करेगा मैं भी उतनी ही तेजी से तरक्की करूंगा, जिससे हम दोनों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि कमांडर रैंक तक पहुंचने के बाद शायद मुश्किल हो, लेकिन हॉक को पूरा भरोसा है कि थोड़ी सी मदद से वह वहां पहुंच सकता है, काल ने जवाब दिया। ड्रेक ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अच्छा, अपना आत्मविश्वास बनाए रखो, मजबूत बनने के लिए यही जरूरी है। एक बार आत्मविश्वास खो जाए तो काया बनने लगते हो। एक बार उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो उससे वापस लौटना मुश्किल हो जाता है,
और खुद को पहुंचाए मानसिक क्षति को ठीक करने में समय लगता है। तो क्या सभी शक्तिशाली अभिजात वर्ग द्वारा प्रदर्शित प्रभुत्व का वह आभास मात्र बलवानों का अहंकार नहीं था, बल्कि अधिक शक्ति के मार्ग से भटकने से बचने की एक मानसिक चाल थी। इस रवैये का अनुकरण करना आसान नहीं होगा, लेकिन एक निश्चित स्तर का आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। राजकुमार के सहायक अपनी कलाई थपथपा रहे थे, ये संकेत देते हुए कि उन्हें जल्दी करने की आवश्यकता है, इसलिए काल और डाना दोनों ने विनम्रतापूर्वक झुककर दरवाजे की ओर देखा, यह उम्मीद करते हुए कि अब जब उन्होंने किसी को नाराज किए बिना सभी लाभ प्राप्त कर लिए हैं, तो वे आगे की औपचारिकताओं से बच सकते हैं। जी हाँ, हम सबको अपने काम पर वापस लौटना चाहिए। गोलेम को विदा करना मत भूलना, उन्हें गलियारों में आने की अनुमति नहीं है। राजकुमार एकसल सहमत हुए, फिर उन्होंने अपने सहायकों को लाए गए सूचना पत्र सौंपने का इशारा किया और कमरे से बाहर चले गए। वरिष्ठ अधिकारियों के जाने के बाद सार्जेंट रीटा ने छात्रों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, खैर, मुझे कहना होगा कि यह हमारी उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। सैनिकों के साथ बातचीत पूरी करने के बाद कुछ खा लें और फिर ध्यान करें या अभ्यास करें ताकि आपने जो सीखा है उसे और मजबूत कर सकें। नए मंत्र और कौशल शुरू में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, भले ही आपने उन्हें सीखने के लिए कौशल पुस्तिका का इस्तेमाल किया हो, इसलिए अपनी क्षमता को ज्यादा मत समझिए। स्पेशल फोर्सेज टीम के लीडर ने हंसते हुए कहा, वैसे हमें पता भी नहीं था, जब हम अकादमी में थे तब इनमें से कोई भी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थी। अध्याय 58 पूछताछ की गई। काल और डाना छात्रावास के मुख्य तल की ओर वापस चले गए, जहां इस समय रात का खाना परोसा जा रहा होगा, और चुपचाप उम्मीद कर रहे थे कि अन्य छात्रों ने यह नहीं देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से कौन उतरा। वह उम्मीद व्यर्थ साबित हुई, क्योंकि जैसे ही वे कैफेटेरिया में दाखिल हुए, वे उन अन्य छात्रों से घिर गए जिनके साथ उन्होंने प्रशिक्षण लिया था, जिनमें विशेष प्रशिक्षण कक्षा के अन्य सभी छात्र भी शामिल थे। ठीक है, बताओ क्या हुआ था। तुम दोनों एक दिन देर से सेना के हेलीकॉप्टर से लौटे। वैसे ये तो कमाल की बात है, लेकिन हमारा मिशन तो मुश्किल से 1 घंटे का था, पहले साल के एक अन्य छात्र ने पूछा, जबकि उसके बगल में बैठी लड़की ने सिर हिलाया। दरअसल ये बस संचार की एक छोटी सी चूक थी। हमें जिस कस्बे में भेजा गया था, जहां हमें एक जागृत रैंक के जानवर के नेतृत्व में आयरनेटिस्ट सुअरों के एक समूह को खत्म करना था, उस कस्बे पर हमारे रवाना होने से 1 घंटे पहले ही गोब्लिनों का कब्जा हो गया था। अकादमी को ये जानकारी मिलने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए हमें एक खाली कस्बे में छोड़ दिया गया और हमें ये भी नहीं पता था कि हमें क्या करना है। हमने जितने भी राक्षस मिले उन सबको मार डाला और किसी के आने का इंतजार करने लगे। उन्हें आने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए हमने सुबह फोन किया जब हमें पूरा यकीन हो गया कि सारे गोब्लिन मर चुके हैं। काल ने बताया, और इसका आप दोनों के पास अब अवेकिन रैंक के ब्लैक बैज होने से क्या संबंध है? दूसरे छात्रों में से एक ने पूछा। हमें लेने आई स्पेशल फोर्सेज की टीम ने हमारे लिए सिफारिश की और उन्होंने हमें सेमेस्टर के अंत तक इंतजार करने या किसी प्रोफेसर से मिन्नतें करने के बजाय वापस आने पर ही परीक्षा देने की अनुमति दे दी। हम दोनों पास हो गए, इसलिए हमें तुरंत बैज मिल गए। डाना ने गर्व भरी मुस्कान के साथ उसे बताया, ये सरासर अन्याय है। अगर हमें वहां भेजा गया होता तो हमें सबसे पहले बैज मिल सकते थे। एक अन्य छात्र ने शिकायत की। एक अकेली शैडो कैट ने हमें लगभग मार ही डाला था और वो अभी पूरी तरह से अवेकिन भी नहीं हुई थी। अगर हमें गोब्लिन की पूरी जनजाति का सामना करना पड़ता तो हम अभी लापता हो चुके होते। उसके साथी ने उसे याद दिलाया, यह इतना बुरा नहीं था। लड़के ने अपना बचाव किया। 70 टांकों, टूटे हुए हाथ और तलवार के खो जाने के अलावा और क्या हुआ? दूसरे छात्रों में से एक ने पूछा। ये बस एक छोटी सी गलती थी, बिल्ली ने मुझे अचानक चौंका दिया। जब काल और डाना खाना लेने के लिए काउंटर की ओर बढ़े तो छात्र हंसने लगे और उन्होंने जल्दी से अपनी बैठने की व्यवस्था इस तरह से बदल दी कि वे दोनों कोने में बैठ जाएं, जहां हर कोई उन्हें देख सके और उनसे बात कर सके। लगता है आज तुम दोनों मशहूर हो गए हो, तो क्यों न इस शोहरत का पूरा आनंद उठाओ। अब हमें गोब्लिन के साथ हुई लड़ाई के बारे में और बताओ, एक छात्र ने जोर देकर कहा। जब तक वे अपनी बात खत्म कर चुके थे तब तक उन्हें अपनी रात भर की रोमांचक यात्रा का हर छोटा सा विवरण देने में लगभग 2 घंटे लग चुके थे और काल को ये पक्का यकीन होता जा रहा था कि उन्होंने अपने द्वारा की गई प्रत्येक कार्रवाई का विवरण 1 से अधिक बार सुनाया था। अगर हॉक बोल पाता तो शायद वे इसे 1 घंटे और खींच लेते, क्योंकि छात्र पूरी लड़ाई का सिलसिलेवार ब्यौरा चाहते थे, जो सार्जेंट रीटा की आधिकारिक रिपोर्टिंग में भी नहीं था। लेकिन उस पल लोकप्रिय होना अच्छा लग रहा था और ब्लैक बैज होने के कारण उन्हें हर हफ्ते स्कूल से कुछ अतिरिक्त क्रेडिट मिलते, जिससे वे अपने कमरे और जीवन शैली को बेहतर बना सकते थे।
दाना का पहला विचार अपने बेडरूम के लिए साउंड प्रूफिंग करवाने का था ताकि उसे दिन के हर समय पड़ोसियों के प्रशिक्षण की आवाज न सुननी पड़े, लेकिन काल असमंजस में था। वे हॉक के लिए मुफ्त में संसाधन लाने वाले थे और उसे पता नहीं था कि उसे क्या चाहिए। वैसे भी उसका कमरा जैसा था वैसा ही ठीक था। हाँ, वह उसे दोबारा सजा सकता था, लेकिन इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी और कैंपस में उन्हें वर्दी पहननी पड़ती थी, इसलिए चाहे वह कितना भी फैशनेबल क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कुछ और नोटबुक ले सकता था और शायद एक टैबलेट भी ताकि वह अपनी सारी जानकारी को डिजिटल रूप में सहेज सके, बस इतना ही। जब वे अंततः कैफेटेरिया से निकलकर अपने छात्रावासों की ओर बढ़े तो गलियारों में विस्फोटक हमलों की आवाजें गूंज रही थीं। शोर सीढ़ियों के दोनों ओर के दरवाजों से आ रहा था, जहां योद्धाओं के प्रशिक्षण के लिए बड़े चौकोर कमरे थे। नींद न आने के कारण डाना ने हताशा में आह भरी, लेकिन काल के पास एक बेहतर विचार था। अगर आप चाहें तो बालकनी में एक झूला है, वहां शांति है और अगर बारिश शुरू न हो जाए तो हॉक के अलावा शायद ही कोई आपको जगा सकता है। मुझे नहीं पता कि ग्रीनहाउस की बालकनी के आसपास का जादू बारिश को रोकता है या नहीं, क्योंकि जब से हम आए हैं तब से बारिश नहीं हुई है, काल ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, काल को एहसास हुआ कि उसे किसी लड़की को अपने कमरे में रात बिताने के लिए आमंत्रित करने के सबसे अजीब तरीके के लिए शायद पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से नींद की जरूरत थी। और जब वे उसके दरवाजे पर पहुंचे, तब भी वह पहले वर्ष के छात्रों को अपनी छुट्टी के दिन भी जोर शोर से अभ्यास करते हुए सुन सकता था। 2 छात्रों के अवेकन रैंक तक पहुंचने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी और हर कोई जिसे लगता था कि अगला नंबर उसका हो सकता है, कड़ी मेहनत कर रहा था। साथ ही वे लोग भी जो लक्ष्य से बहुत दूर थे, जिन्हें एहसास हुआ कि वे धीमी प्रगति वाले पाठ्यक्रमों में धकेल दिए जाने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं चाहता था। यह अकादमी के पाठ्यक्रम का एक आवश्यक हिस्सा था और वे वास्तव में धीमी गति वाले छात्र नहीं थे। वे नियमित छात्र थे, लेकिन समय बीतने के साथ कक्षा के शीर्ष 1/3 छात्रों को विशेष प्रशिक्षण के लिए पदोन्नत कर दिया जाता था, जिससे बाकी छात्र पीछे छूट जाते थे। काल ने अपने पूरे प्रशिक्षण के दौरान उसी समूह का हिस्सा रहा, जबकि डाना शनिवार की कक्षाओं में पहले से ही मौजूद थी और आने वाले कुछ दिनों में उसे एक निजी ट्यूटर मिलने की पूरी संभावना थी। वे पहले से ही काफी आगे थे और जैसे जैसे उन्हें वह विशेष सुविधाएं मिल रही थी जो असली एलीट छात्रों को प्राप्त होती थी, वे बाकी कक्षा के छात्रों से और भी आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जहां एक ओर सबसे शक्तिशाली लोगों को मिलने वाला विशेष व्यवहार ईर्ष्या का पात्र था, वहीं दूसरी ओर उनका एक जोड़े के रूप में साथ दिखना कई छात्रों के दिलों में ईर्ष्या पैदा करने के लिए काफी था। अध्याय 59 संपर्क और संपर्क। अगली सुबह काल हंसी और पैरों की धमक की आवाज से जागा। यह आवाज उसके कमरे के लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि उसका कमरा आमतौर पर शांत रहता था और एक पल के लिए वह पूरी तरह से अचंभित हो गया। हॉक, वह कोई पच नहीं है, मैं गोलेम को लड़ने का प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रही हूँ। डाना की आवाज में हंसी झलक रही थी। भ्रम की भावना दूर हो गई और काल जल्दी से कपड़े पहनकर बालकनी की ओर चल पड़ा, जहां लगभग नग्न मूर्ति किसी प्रकार का कुंग फू कर रही थी, जबकि हॉक उसके सिर पर बैठा था और ऐसे निर्देश दे रहा था जिन्हें न तो गोलेम और न ही डाना समझ पा रहे थे। उसका कहना है कि पैर बहुत ऊपर है और इससे आप लेग स्वीप के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं। काल ने जादूगर को ये जानकारी देते हुए उनसे मिलने के लिए बाहर कदम रखा। ओह, सुप्रभात, आशा है आपको बुरा नहीं लगेगा, मैंने पहले स्नान कर लिया, पौधों को भी पानी दे दिया है और मुझे लगता है कि वह झूला जादुई है। मैंने भले ही ज्यादा देर तक नींद नहीं ली हो, लेकिन मुझे बहुत समय से इतनी ताजगी महसूस नहीं हुई है। मैं ध्यान कर रहा था, लेकिन हॉक ऊब गया था, इसलिए हमने पौधों को पानी देना शुरू कर दिया और फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना नया जादू आजमाना चाहिए। गोलेम तोड़ने फोड़ने में माहिर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसका इस्तेमाल कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसे मार्शल आर्ट का ज्ञान हो, तो यह और भी बेहतर हो जाएगा। गोलेम मानसिक आदेशों का पालन करता है, लेकिन मुझे उस लिहाज से युद्ध के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं उसे केवल बुनियादी हमले करने के लिए ही कह सकती हूँ। गोलेम की चाल को समायोजित करते हुए ताकि उसके कदम ज्यादा ऊंचे न हो, वह बड़बड़ाती रही। अगर ऐसा ही चलता है तो आपको शिक्षकों से यह मनवाना होगा कि वे आपको मेरी कुछ फाइटिंग क्लास में बैठने दें। मैं लड़ने के लिए नुकीले दस्तानों का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए ये लगभग मार्शल आर्ट जैसा ही है, भले ही मैं हथियारों से लैस हूँ। काल ने सुझाव दिया, या फिर तुम गोलेम को सिखाने में मेरी मदद कर सकते हो। एक बार जब मुझे बुनियादी बातें समझ आ जाएंगी तो शुरुआत करने के लिए काफी होगा। डाना ने अपने बुलाए गए गोलेम को दृढ़ दृष्टि से देखते हुए सुझाव दिया।
ठीक है, चलिए 3 बुनियादी युद्ध मुद्राओं से शुरू करते हैं और फिर हम बचाव की स्थितियों की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि वह मंत्र से मुके और लात मारने की मूल बातें पहले से ही समझता है। दाना ने गोलेम को काल की नकल करने का निर्देश दिया और गोलेम ने इसे बहुत जल्दी सीख लिया। वे सही मायने में बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन जादू के कारण गोलेम में थोड़ी अनुकूलन क्षमता आ गई थी, और जितना अधिक वह लड़ता, अगली बार बुलाए जाने पर उसका प्रदर्शन उतना ही बेहतर होता। ये समझ मुख्य रूप से जादूगरों के बीच प्रचलित थी, लेकिन या तो सिस्टम या स्वयं मंत्र ने इसे बर्खास्त और पुनः बुलाए जाने पर भी अर्जित कौशल को बनाए रखने में सक्षम बनाया। लगभग 10 मिनट बाद काल और गोलेम ने शैडो बॉक्सिंग शुरू कर दी, अपनी शक्तियों को रोककर, ताकि वे वास्तव में एक दूसरे को चोट न पहुंचाएं। हालांकि सैद्धांतिक रूप से दोनों के पास अवेकिन रैंक की शारीरिक क्षमता थी। काल को अभी तक इसका परीक्षण नहीं करना पड़ा था, लेकिन जिस दिन से भोजन से ऊर्जा का अवशोषण बेहतर हुआ था, उस दिन से प्रशिक्षण के दौरान उसे कोई चोट नहीं आई थी। हालांकि प्रशिक्षण में उसे पहले की तरह ही कई चोटें लगी थीं। हालांकि उनके अनुमान के अनुसार स्पैरिंग पार्टनर से मिलने वाली लात और पत्थर की मुट्ठी से पड़ने वाला पूरा बल्ले का वार एक बिल्कुल अलग अनुभव होगा। ठीक है, अब जब मैंने सुबह की कसरत कर ली है तो मुझे नहाना चाहिए, और फिर हमें क्लास शुरू होने से पहले नाश्ता करने जाना चाहिए। क्या हम क्लास के बाद फिर मिलेंगे? काल ने पूछा। मैं रात के खाने के बाद पढ़ाई करने के लिए वापस आ जाऊंगी। मुझे लगता है कि आज हम दोनों व्यस्त रहने वाले हैं, क्योंकि इस सप्ताहांत में बहुत कुछ हुआ है। दाना ने सहमति जताई। वह बिल्कुल सही थी। दोपहर 4 बजे तक काल उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम से पूरी तरह थक चुका था, और सार्जेंट रीटा के पास उसके लिए अभी और भी योजनाएं थीं। अब जबकि आपको अवेकिन के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है, आपको एक तरह से उच्च एलीट माना जाता है, हालांकि आप अभी भी अध्ययनरत हैं। सामान्यतः ये कक्षा दूसरे सेमेस्टर में आती है, लेकिन हमें अवेकिन एलीट के पद के साथ आने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर चर्चा शुरू करने की आवश्यकता है, और उन संभावनाओं पर भी जो आपको परिसर से बाहर होने पर हमलों में सहायता के लिए बुलाए जाने की संभावना है। वैसे सैद्धांतिक रूप से आपको कैंपस में रहते हुए भी बुलाया जा सकता है, लेकिन आपकी बारी आने से पहले कई वरिष्ठ छात्र हैं, क्योंकि हम बाहरी कार्यों के लिए क्रेडिट देते हैं और एक प्रतीक्षा सूची है। रीटा ने समझाया। रुको, क्या अकादमी के आसपास आपातकालीन सेवाओं के लिए प्रतीक्षा सूची है? काल ने पूछा। क्या यही वो बात है जिसने आपका ध्यान खींचा? हाँ, वरिष्ठ छात्र अपने रिज्यूम को बेहतर बनाने और अतिरिक्त संसाधनों का लाभ उठाने के लिए इन्हें हासिल करना चाहते हैं, खासकर अगर वे अवेकेन रैंक में स्नातक हो रहे हैं या मुश्किल से एसेंडेड रैंक में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अभी यह महत्वपूर्ण है कि आप बुनियादी बातें जान लें, जैसे कि एलीट ऑपरेशंस को संदेश कैसे भेजें, आपातकालीन संपर्क नंबर और कुछ अन्य चीजें जो आपकी पिछली यात्रा में आपके काम आ सकती थी। मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि अगर आपने परिचय के तौर पर अपना स्टूडेंट आईडी नंबर दिया होता, तो फोन कॉल और भी आसानी से हो सकती थी, क्योंकि इससे आपको किसी समझदार व्यक्ति से बात करने का मौका मिल जाता, लेकिन आप एयरबेस पर तैनात एलीट फोर्स से सीधे संपर्क करके कुछ समय बचा सकते थे। इसके अलावा इलाके में कुछ और भी प्रभावशाली लोग मौजूद थे जिनसे आप मदद मांग सकते थे अगर कुछ गड़बड़ हो जाती, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मेयर ने संकेत दे दिया था कि सभी लोग सुरक्षित रूप से निकल चुके हैं। नागरिकों के चले जाने के बाद सेना को अपना समय मिल गया। हालांकि सार्जेंट की व्याख्या काफी तर्कसंगत थी, क्योंकि दिन के उजाले में गोब्लिनों का शिकार करना निस्संदेह अधिक सुरक्षित था, लेकिन पहले दिन ही पूरा काम निपटा लेना अधिक समझदारी भरा होता और रात भर घरों में लूटपाट होने के बाद गोब्लिनों के शेष प्रकोप से निपटने के लिए दूसरे दिन तक इंतजार न करना बेहतर होता। लेकिन काल ने मान लिया कि यह एकमात्र काम नहीं था जो उन्हें करना था, इसलिए वह सैनिकों को आदेश दिए जाने पर उपस्थित होने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। ठीक है, चलिए वो डेटा देखते हैं। मैं रात के खाने से पहले इसे याद करना शुरू कर दूंगा, फिर क्लास के बाद तब तक इस पर काम करता रहूंगा जब तक कि मुझे ये पूरी तरह याद न हो जाए। काल ने आने वाले ढेर सारे डेटा के सामने हार मानते हुए जवाब दिया। अध्याय 60 ऊपर से आदेश। जानकारी उतनी बुरी नहीं निकली। उसे कुछ दर्जन चीजें और नियम याद करने थे, लेकिन एक बार देखने के बाद वे अधिकतर सामान्य ज्ञान की बातें थीं और उन्हें याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। उसने एक कार्ड पर आपातकालीन कॉल नंबर और उच्च पदों पर आसीन अभिजात वर्ग से मिलने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल लिख लिए और रात के खाने के लिए जाते समय उसे आपूर्ति कक्ष में ले जाकर लेमिनेट करवा लिया। लेकिन इसके अलावा पहले दिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे याद न रहे। कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्र ने आखिरकार हमें अपनी उपस्थिति से सम्मानित किया। पहले वर्ष के सबसे श्रेष्ठ छात्र होने का कैसा अनुभव है?
काल के कैफेटेरिया में प्रवेश करते ही उसके सुबह के कौशल प्रशिक्षण से आए दूसरे वर्ष के एक जादूगर ने मजाक में यह बात कही। मुझे पक्का नहीं पता, आपको हॉक से पूछना पड़ेगा, काल ने मजाक में कहा। तभी कर्मचारी ने उसे रोज का स्पेशल व्यंजन दिया, जो कि बड़े बड़े टुकड़ों में कटे हुए मांस से भरा हुआ फ्राइड नूडल था। शायद ये सच है, उसकी प्रतिभा तो अद्भुत है। मैंने सुना है कि तुम्हारी पढ़ाई को फिर से आगे बढ़ाने वाले हैं, क्या इसका मतलब यह है कि अब तुम सुबह हमारे साथ अभ्यास नहीं कर पाओगे? गोरे लड़के ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि वे मुझे इतनी जल्दी उस ट्रेनिंग से बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं। मैंने सार्जेंट रीटा से सुना है कि वे मेरे क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग पार्टनर बदलेंगे, लेकिन वे पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे थे। मेरी क्षमताओं में से एक तेज सीखने की गति है, इसलिए मैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लास में बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी जादुई हमलों को इतनी तेजी से या इतनी बड़ी संख्या में नहीं रोक पाता कि सुबह की क्लास को बदलने की जरूरत पड़े। काल के जवाब ने कमरे में मौजूद बाकी जादूगरों को हंसा दिया। अगर एक एलिट जादूगर उन 2 दर्जन जादूगरों के सभी हमलों को रोक सकता है, तो क्या वे वाकई समान रैंक पाने के लायक हैं? अगर वह उनमें से आधे हमलों को भी रोक पाता, तो भी समान शक्ति स्तर पर यह एक अनुचित लाभ होता। लेकिन उसकी कुशलता की खासियत ये थी कि रैंड एक ही बार में कई हिस्सों में बंट सकता था, जिससे कई लक्ष्यों को भेदना बहुत आसान हो जाता था, और जादूगरों को यह मानना पड़ा कि काल और हॉक दोनों का निशाना अचूक था। उसी शाम जब काल रात के खाने के बाद अपने कमरे में गया, तो गलियारों में विद्यार्थियों के जोर शोर से अभ्यास करने की आवाज गूंज रही थी, और वह जानता था कि डाना उसका इंतजार कर रही होगी। उसे दरवाजा खटखटाने के बाद इंतजार भी नहीं करना पड़ा, उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया, मानो वह दरवाजे के ठीक पीछे खड़ी हो, और उसका स्कूल का बैग तैयार था, जिसमें उसकी किताबें और सुबह के लिए यूनिफॉर्म का एक जोड़ा रखा हुआ था। मैंने कमरे में ध्वनिरोधक उपाय के बारे में पूछा था, लेकिन ये सस्ता नहीं है। इसे वहन करने के लिए हमें पिछले मिशन के समान स्तर का कम से कम एक और मिशन लेना होगा। दरवाजा बंद करते हुए उसने माफी मांगी। बगल के कमरों से आती गूंजती आवाजों से काल सहम गया। अभ्यास करने के लिए यह अभी भी अच्छी जगह है, और जब बाकी लोग शांत हो जाएंगे तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वैसे मैं समझ सकता हूं कि सभी वरिष्ठ छात्र बाहर समय बिताना क्यों पसंद करते हैं। यहाँ गलियारों में भी शोर है, तो उनके कमरों में तो जरूर भयानक होगा। कैंपस के दूसरी तरफ सुरक्षा कैमरों की फुटेज से घिरी एक दीवार के सामने स्थित एक मीटिंग रूम में स्कूल प्रशासकों ने 2 युवा छात्रों को दूसरी मंजिल पर स्थित ग्रीन हाउस कक्ष में जाते हुए देखा। क्या आपको यकीन है कि इससे समय से पहले गर्भावस्था नहीं होगी? मुझे लगता है कि हमें उन्हें अलग कर देना चाहिए, उनके भावी करियर के लिए ये ठीक रहेगा, एक बुजुर्ग महिला ने जोर देकर कहा। बाहर से देखने पर भले ही ऐसा न लगे, लेकिन वे दोनों पवित्र आत्माएं हैं। मुझे लगता है कि अगर वे एक ही बिस्तर पर सो भी रहे होते, तो भी हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। वैसे भी गर्भनिरोधक मुफ्त में उपलब्ध हैं, और हम उनके व्यक्तिगत परामर्शदाताओं से दोनों के लिए दीर्घकालिक गर्भनिरोधक इंजेक्शन की सिफारिश करवा सकते हैं। प्रधानाध्यापक ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। वे दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं, हालांकि उनकी शुरुआत उतनी मजबूत नहीं रही है। क्या हमें ग्रीनहाउस में एक कैमरा लगाना चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि वे किस तरह का प्रशिक्षण ले रहे हैं? बोर्ड के एक अन्य सदस्य ने सुझाव दिया। प्रधानाध्यापक ने झुंझलाहट भरी आवाज निकाली और सिर हिलाया। आप उनसे बेझिझक पूछ सकते हैं, लेकिन मैं छात्रों के छात्रावास के कमरों में कैमरे लगाने की अनुमति नहीं दूंगा। यहाँ कुछ नियम हैं, और मैं उनमें कोई समझौता नहीं करूंगा। प्रत्येक एलिट के अपने कुछ रहस्य होते थे, और जब वे उजागर होते थे, तो वे उनके वर्ग और क्षमताओं की कमजोरियों को उजागर कर सकते थे, जिससे एलिट मानव जैसे शत्रुओं से खतरे में पड़ सकते थे। प्रधानाध्यापक ने अपनी नियुक्ति के समय ये निर्णय लिया था कि छात्रों के लिए अपनी उन कमजोरियों को अपने तक ही सीमित रखना बेहतर होगा, और 10 वर्षों से ये सबके लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा था। किसे पुनः नियुक्त किया जाना चाहिए, या क्या हम योजना के अनुसार उन्हें करियर प्रशिक्षण मार्गों में अलग करने जा रहे हैं? एलिट करियर ट्रेनिंग ओवरसाइट बोर्ड के नेता ने पूछा। अगर बीस्ट मास्टर एक से ज्यादा पालतू जानवरों से संबंध बना लेता है, तो वह एक रणनीतिक संपत्ति साबित होगा। मेरा सुझाव है कि हम उसे अन्य वर्ग के नेताओं की तुलना में थोड़ी अधिक छूट दें। उन्हें साथ में अभ्यास करने दें, दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बाद में परीक्षण में उसकी अनिच्छा को कम करने में मदद करेगा। बोर्ड के प्रमुख शोधकर्ता ने यह सुझाव दिया। बोलने वाली पहली बूढ़ी औरत ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि दोस्त होने से वह तुम्हारे उन मंसूबों में साथ देगा जिनमें उसे खतरे में डालकर तुम उन राक्षसों की वृद्धि दर और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना चाहते हो? मुझे पता है कि जवान लड़के हार्मोनल बदलावों से गुजरते हैं,
लेकिन वह बेवकूफ नहीं है, वह किसी भी असली खतरे से भाग जाएगा और तुम्हें कभी भी अपना डेटा नहीं मिलेगा। और अगर हम उस प्यारी सी आइडल लड़की को उसके साथ भेज दे तो? शोधकर्ता ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने उसके लिए पहले से ही 7,000 घंटे से अधिक का काम तय कर रखा है, जिसमें 3 एल्बम, सैकड़ों सार्वजनिक कार्यक्रम और उसके स्नातक होने के 5 साल बाद उस समय के प्रचलित किसी भी मुद्दे के लिए एक विज्ञापन अभियान शामिल है। बोर्ड के सेलिब्रिटी डेवलपमेंट ऑफिसर ने जोर देकर कहा। कमरे में मौजूद अकेली सैन्य अधिकारी ने बस अपनी आंखें घुमाईं। वह एक जादूगरनी है और अगर वह इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। आर्कमेज की तरह, इसमें कोई शक नहीं कि उसके प्यारे चेहरे की वजह से उसे आपके द्वारा प्लान किए गए किसी भी तरह के नाच गाने के नाटक में असली मिशन न मिल सके। आपको अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम करना होगा। अगर वह स्नातक होने से पहले कमांडर रैंक तक पहुंच जाती है तो उसके पास इतनी शक्ति होगी कि आप उसे किसी भी हालत में शोबिज में धकेलने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। अध्याय 61। कर्नल वैलेरी बोरिस। कार्ल और डाना को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बड़े बुजुर्ग उनके भविष्य के लिए कितनी योजनाएं बना रहे थे। इन सब बातों की चिंता करने के बजाय वे पढ़ाई में व्यस्त थे और अपनी शक्तियों को और अधिक कुशलता से बढ़ाने के तरीके खोज रहे थे। डाना हॉक के साथ जो बारीक नियंत्रण का काम कर रही थी, उससे उसे बहुत मदद मिली थी और कार्ल की विकास दर बिल्कुल भी धीमी नहीं लग रही थी, भले ही उसकी पदोन्नति के बाद उन्हें अभी तक कोई नया संसाधन नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी शक्तियां अभी अभी परिपक्वता की ओर बढ़ रही हों, और जैसे उसके शरीर ने यहाँ पहले 2 हफ्तों में किया था, वैसे ही वे विकास के चरण में प्रवेश करने लगी थीं, जहां वह वास्तव में खिलना शुरू करेगा और अपनी अनूठी श्रेणी की वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन करेगा। डाना गोलेम को अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू के रूप में प्रशिक्षित करने में लगी हुई थी, वहीं कार्ल हॉक के लिए मानसिक परिस्थितियों को लगातार बेहतर बनाने में लगा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वह माहौल को सुधार रहा था, हॉक का विकास उतनी ही तेजी से हो रहा था, और कुछ ही दिनों के काम के बाद उसे यकीन हो गया था कि वह पक्षी में बदलाव देख सकता है। उसका आकार तो नहीं बढ़ रहा था, लेकिन उसकी शक्ति में सुधार हो रहा था और हॉक के पंखों की चमक भी बढ़ रही थी, मानो उसका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा हो। हालांकि शुरुआत में उसे कोई बीमारी नहीं थी। राक्षसों के विकास के दौरान उनमें होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों पर बहुत कम अध्ययन किया गया था, क्योंकि नेतृत्व का मानना था कि जंगली जानवरों की प्रगति की सटीक दर का अनुमान लगाने की तुलना में राक्षसों की सामान्य शक्ति रैंकिंग को पहचानना अधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए कार्ल केवल अपने अवलोकन के आधार पर ही अनुमान लगा पा रहा था, और यदि उसका अनुमान सही था तो कुछ ही महीनों में हॉक संभवतः आरोही रैंक तक पहुंच जाएगा और उसके पंजे गहरे और चमकदार होने लगेंगे। उस विकास दर का सकारात्मक प्रभाव कार्ल पर पड़ रहा था, और हर बार सुबह उठने पर उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक पूर्व देर से विकसित होने वाले व्यक्ति के रूप में उसका शरीर न केवल लंबा हो रहा था, बल्कि सुडौल भी हो रहा था। भारी भरकम और मांसपेशियों वाले शरीर की बात नहीं, बल्कि पेशेवर एथलीट की तरह दुबली पतली मांसपेशियों वाले शरीर की बात हो रही है। कार्ल, हॉक और डाना तीनों ने पूरे सप्ताह उसी दिनचर्या का पालन किया, जिसमें दिन भर उनकी नियमित कक्षाएं और एक नया अतिरिक्त पाठ शामिल था, जिसे सार्जेंट रीटा सामाजिक अनुकूलन पाठ कहती थीं, जहां वे अकादमी के बाहर अन्य अभिजात वर्ग के साथ बातचीत करने के बारे में तरह तरह की छोटी छोटी बातें सीखते थे। साथ ही कुछ भूगोल और महत्वपूर्ण हस्तियों के बारे में भी सीखते थे जो आम जनता के लिए अच्छी तरह से ज्ञात नहीं थे। एक सामान्य अभिजात वर्ग बिना किसी ठोस कारण के राष्ट्रपति जैसे किसी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं करेगा, लेकिन दर्जनों शक्तिशाली और एकांतप्रिय अभिजात वर्ग और पुराने जादूगर इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें हर चीज के लिए निमंत्रण मिलना चाहिए, भले ही आप जानते हो कि वे आपके कार्यक्रम में कभी नहीं आएंगे। विडंबना यह है कि प्रधानाध्यापक का नाम उन लोगों की सूची में था जिन्हें सभी प्रमुख सामाजिक कार्यक्रमों की सूचना दी जानी चाहिए और आमंत्रित किया जाना चाहिए, जबकि यह सर्वविदित था कि वे अकादमी से शायद ही कभी बाहर जाते थे। उन्हें आमंत्रित न करना असभ्य माना जाता, और जब अन्य लोग उनसे कार्यक्रम में हुई अप्रत्याशित घटनाओं के बारे में पूछते तो उनके कर्मचारी अनभिज्ञ रह जाते। आखिरकार विशेष कक्षा के छात्रों के साप्ताहिक प्रशिक्षण के लिए फिर से इकट्ठा होने का समय आ गया था, लेकिन जब कार्ल और डाना मैदान में पहुंचे तो उन्होंने भीड़ के बीच 2 नए चेहरे देखे, और साथ ही एक नए प्रोफेसर भी वहां उनका इंतजार कर रहे थे। कक्षा के प्रभारी वरिष्ठ जादूगर ने सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ उठाया और समूह चुप हो गया, ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर क्या हो रहा है। आज हम 2 होनहार नई छात्राओं, जेना और ब्रिटनी का परिचय कराते हैं। दोनों प्रथम वर्ष की छात्राएं हैं और उनकी विकास दर असाधारण है, और मुझे आशा है कि आप सभी आपस में अच्छे से घुल मिल जाएंगे।
शिक्षक थोड़ी देर रुके और टीम लीडरों को एहसास हुआ कि संख्याएं अब मेल नहीं खा रही थीं। 9 सदस्यों की 6 टीमें थीं। 2 जोड़ने पर भी टीमों की संख्या सम नहीं रह जाती थी। इसका मतलब था कि शायद कोई विशेष प्रशिक्षण या किसी मिशन पर दोबारा जा रहा था। जी हाँ, जैसा कि आपने अनुमान लगाया है, हमारे 2 छात्रों को एक अन्य विशेष कक्षा में स्थानांतरित किया जाएगा। सरकार के अभिजात्य विकास ब्यूरो ने यह निर्धारित किया है कि इन दोनों को छोटे समूह मिशनों की ओर निर्देशित किया जाएगा, इसलिए उनका समय किसी अन्य प्रोफेसर के साथ बेहतर बीतेगा। बूढ़े जादूगर ने भारी झुंझलाहट भरे स्वर में उन्हें ये जानकारी दी। ये उनके छात्र थे और उन्हें भी नौकरशाही का दखल उतना ही नापसंद था जितना किसी और को। बस इस मामले में उनके पास उन्हें ऐसा करने से रोकने की राजनीतिक शक्ति नहीं थी। काल और डाना व्यक्तिगत और छोटे समूह मिशनों के लिए प्रशिक्षण लेंगे और मैं चाहता था कि उन्हें अपने नए प्रोफेसर कर्नल वैलेरी ब्रेलेस के साथ जाने से पहले पूरे समूह को अलविदा कहने का मौका मिले। बोरिस, मेरा नाम वैलेरी बोरिस है, महिला ने उस पर गुर्राते हुए कहा, मानो वह हर छात्र के लिए किसी बुरे सपने जैसी लग रही हो। उसकी वर्दी इतनी कड़क और इस्त्री की हुई थी कि इतनी गर्मी और हवा में खड़े रहने पर भी उसकी सिलवटें कम नहीं हो रही थीं। टोपी के नीचे उसके सिर के किनारे मुंडे हुए थे और उसने सोने के लेंस वाला एविएटर चश्मा पहना हुआ था, जिससे उसमें एक अटूट निष्ठा और सैन्य नियमों का पालन करने का भाव झलक रहा था, जो किसी किशोर को शायद ही पसंद आए। वह शायद 30 साल से कम उम्र की थी और पहले बैच या शुरुआती परीक्षण की एक शक्तिशाली एलीट सैनिक थी, लेकिन उसकी शक्ल सूरत के कारण उसकी सही उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। आपसे मिलकर खुशी हुई, कर्नल बोरिस, काल और डाना ने एक साथ जवाब दिया, जिससे वह महिला मुड़कर उन्हें तिरछी नजरों से देखने लगी। आप मुझे प्रोफेसर वैलेरी कह सकते हैं, उसने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया। समझ गया, प्रोफेसर। यहां तक कि सार्जेंट रीटा भी उस महिला की ओर नहीं देख रही थी, बल्कि अपनी निगाहें बाकी कक्षा की ओर टिकाए हुए थी, मानो वह ये संकेत दे रही हो कि उन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है और उसका कर्तव्य उन्नत समूह प्रशिक्षण कक्षा के प्रति है। कर्नल ने आखिरी बार मैदान के चारों ओर देखा, ऐसा लग रहा था कि वह जो कुछ भी देख रही थी उससे असंतुष्ट थी। फिर उसने काल और डाना को अपने पीछे आने का इशारा किया और बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। मुझे उस इतनी बुरी औरत से माफी मांगनी चाहिए। ये वाली तो कहीं ज्यादा बुरी लग रही है। मुझे यकीन है कि इसे स्नैक्स पर भरोसा भी नहीं होगा। चलते चलते हॉक ने काल के मन में बुदबुदाया। अध्याय 62 लघु समूह प्रशिक्षण। प्रोफेसर वैलेरी काल और डाना को मैदान से बाहर निकालकर व्यायामशाला भवन के पीछे ले गईं, जहां उन्होंने एक सैन्य सेडान कार खड़ी कर रखी थी और एक ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था। अंदर बैठ जाए, समय बर्बाद हो रहा है और मुझे आदेश है कि अंधेरा होने से पहले आपको वापस यहीं लाना है। उसने आगे की यात्री सीट पर बैठते हुए निर्देश दिया। ये स्पष्ट रूप से एक स्वीकृत यात्रा थी, क्योंकि उन्हें अभी अभी उनके प्रशिक्षक के रूप में पेश किया गया था, लेकिन उन दोनों को यह अजीब लगा कि पहले ही दिन उनकी नई प्रोफेसर उन्हें छोटे समूह में युद्ध करने के लिए, या जो भी वह उन्हें सिखाने का इरादा रखती थीं, स्कूल परिसर से बाहर ले जाएंगी। अकादमी परिसर से ओझल होने तक कोई शब्द नहीं बोला गया और फिर प्रोफेसर ने पीछे मुड़कर पिछली सीट पर बैठे छात्रों को देखा। हम जो कुछ सीखने जा रहे हैं वह अकादमी के आम लोगों या सुरक्षा फुटेज देखने वाले जिज्ञासु लोगों के लिए नहीं है। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के एक विभाग, ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट से हूं और मैं आपको एक जोड़ी के रूप में काम करने के मूल सिद्धांतों को सिखाऊंगा। ये गारंटी नहीं है कि स्नातक होने के बाद आप दोनों साथ काम करेंगे, लेकिन ब्यूरो आप दोनों में संभावनाएं देखता है और हम आपके विकास में मार्गदर्शन करने का इरादा रखते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकादमी आपके लिए नहीं कर सकती या नहीं करेगी, लेकिन मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। क्या आप दोनों सप्ताहांत में सिखाई गई नई क्षमताओं को समझ पाए हैं? उसने पूछा। हमारे पास है, डाना ने कुछ सख्ती से जवाब दिया। बहुत बढ़िया, आज हम आप दोनों को कुछ असली विशेषज्ञों से मिलवाने जा रहे हैं। सार्जेंट रीटा बुरी नहीं है, लेकिन वह पहले और दूसरे साल के छात्रों को कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार करती हैं, कर्नल ने जोर देकर कहा। काल ने उस महिला को फटकार लगाने के बारे में सोचा, क्योंकि सार्जेंट एक उत्कृष्ट शिक्षक थी और उसने उसे यहां तक पहुंचाने में काफी मेहनत की थी, लेकिन शायद कर्नल को नाराज न करना और रीटा को बिना किसी गलती के अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ मुसीबत में न डालना ही समझदारी भरा कदम था। अकादमी से 10 मिनट की दूरी पर एक छोटे से कस्बे के बाहरी इलाके में स्थित एक गोदाम के पास कार रुकी। दरवाजा खुला और ड्राइवर ने कार को एक सैन्य बस के बगल में किनारे पर पार्क कर दिया। मेरे पीछे आओ और बाकी टीमों से मिलो,
वैलेरी ने उन्हें बताया, फिर हवा के एक झोंके से अपनी वर्दी को सीधा किया और तेजी से चली गई। तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी। कार्ल और डाना के गाड़ी से उतरते समय ड्राइवर ने फुसफुसाते हुए कहा, और उसके चेहरे की मुस्कान ने उन्हें आश्वस्त किया कि यह उतना बुरा नहीं होगा जितना वे डर रहे थे। कर्नल उन्हें एक बगल के कमरे में ले गए जहां 10 अन्य एलीट जोड़े एकत्रित थे। इनमें से कुछ जोड़े स्पष्ट रूप से सैनिक थे, लेकिन अधिकांश नागरिक वस्त्रों में थे। वापस स्वागत है, कर्नल। उन्होंने एक साथ उनका अभिवादन किया। सभी ने तीखे अंदाज में सलामी दी, जिससे कार्ल और डाना को पेशेवरों से भरे कमरे में खुद को बेमेल महसूस हुआ। सब लोग आराम से बैठिए। मिलिए नए छात्रों, कार्ल और डाना से। अकादमी बोर्ड के अनुसार डाना एक मनोरंजनकर्ता के रूप में संक्षिप्त करियर के लिए चुनी गई है, जिसके बाद वह अपनी प्रसिद्धि का उपयोग संदेश देने के लिए एक लंबे करियर में करेगी, जबकि कार्ल को उसकी अनूठी कक्षा के लिए एक प्रयोग विषय के रूप में नामित किया गया है। शीर्ष पर बैठे किसी व्यक्ति को इसमें संभावना दिखती है और वे इसका फायदा उठाना चाहते हैं। अकादमी में दाखिला लेने के कुछ ही हफ्तों बाद उनके पूरे जीवन की इतनी बारीकी से योजना बनाई जा रही थी। इस बात को सुनकर दोनों छात्र स्तब्ध खड़े रह गए। ये बात बेहद परेशान करने वाली थी, लेकिन यहाँ मौजूद अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं से यही लगता था कि या तो यह कोई असामान्य बात नहीं थी, या फिर यह वैसा नहीं होने वाला था जैसा बोर्ड चाहता था। तो वे हमारे पास किस लिए आए हैं? कुलीन समाज से परिचय पाने के लिए, या आपकी कोई और योजना थी? सादे कपड़ों में मौजूद एक व्यक्ति ने पूछा। छोटे समूह के युद्ध प्रशिक्षण के लिए। वे दोनों पहले ही अवेकेंड रैंक तक पहुंच चुके हैं और इस बात की अच्छी संभावना है कि वे स्नातक होने से पहले कमांडर रैंक तक पहुंच जाएंगे, कर्नल वैलेरी ने समझाया। ओह, तो हम अपनी पदवी का इस्तेमाल करके उन्हें उनकी जीवन योजना से बाहर कर देंगे। ये तो वाकई मजेदार लग रहा है। सैन्य वर्दी पहने महिलाओं में से एक हंस पड़ी और अपने बगल में खड़े आदमी को कोहनी मारी। तुम्हें पता है, वे हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम सेंट्रल इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हों, है ना? साथी ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिससे वह पहले की तुलना में काफी कम डरावना लग रहा था। ओह, जी हाँ, परिचय देना उचित रहेगा। यहाँ मौजूद सभी लोग एलीट डेवलपमेंट ब्यूरो के लिए जांच करता है। हम न केवल होनहार युवा एलीटों का मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि अन्य लोग अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, और जब कोई एलीट अपने विकास में किसी बाधा का सामना करता है तो हम उसकी समस्या का समाधान करते हैं। विभाग आमतौर पर जोड़ी में काम करता है ताकि किसी जांचकर्ता के पकड़े जाने की स्थिति में जानकारी खो न जाए। इसका मतलब है कि वे आपको जोड़ी में युद्ध कौशल सिखाने के लिए एकदम सही लोग हैं। इस सेमेस्टर के दौरान जब हम यहाँ काम करेंगे, वे कई अन्य विषयों को भी कवर करेंगे, और यदि मुझे लगता है कि अधिक गहन अध्ययन की आवश्यकता है, तो आपके नियमित रूप से निर्धारित दिनों में से एक दिन इस प्रशिक्षण केंद्र में स्थानांतरित किया जा सकता है, कर्नल ने उन्हें सूचित किया। डाना के बगल में खड़ी महिला ने लड़की के कंधों पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, वह थोड़ी सख्त हो सकती है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें यहाँ उस नियमित प्रशिक्षण कक्षा से कहीं ज्यादा मजा आएगा। डाना खिलखिलाकर हंस पड़ी और वैलेरी के दोबारा बोलने से पहले उस महिला ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। मुझे यकीन नहीं है कि हम इतने उच्च स्तर के आनंद की गारंटी दे सकते हैं। क्या आपको पता है कि उनका पिछला मिशन एक वीरान शहर को लूट रहे गोब्लिन कबीले का सफाया करने में बदल गया था? उसकी तुलना में मुझे डर है कि हमारे प्रशिक्षण सत्र थोड़े नीरस हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे फायदे हैं जो अन्य प्रोफेसरों के पास नहीं हैं। उदाहरण के लिए, नाला एक शिलालेख विशेषज्ञ है। एक बार जब आप अपने द्वारा सीखे जा रहे मंत्रों में महारत हासिल कर लेते हैं, तो वह आपको सीधे सीखने के लिए नए कौशलों की प्रतियां बनाकर दे सकेंगी। इसके अलावा मैंने निकट भविष्य में काल के विंडस्पीड हॉक के पूरक के रूप में उच्च क्षमता वाले शिशु राक्षसों की खोज के लिए एक यात्रा की व्यवस्था की है। एलीट डेवलपमेंट ब्यूरो इस संभावना में बहुत रुचि रखता है कि आप एक से अधिक राक्षसों को अनुबंधित कर सकें और इस प्रक्रिया से अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त कर सकें। अध्याय 63 संशोधन। एलीट डेवलपमेंट ब्यूरो से यहाँ बुलाए गए कुलीनों का अजीबोगरीब समूह काल को हंसमुख लगा, और दो नए रंगरूटों से निपटने के तरीके पर उन्हें कोई वास्तविक प्रतिबंध न दिए जाने के बाद तो और भी अधिक। वे सभी जोड़ियों में काम करने के आदी थे, ताकि उनके पास कोई ऐसा हो जो उनकी रक्षा कर सके, साथ ही साथ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी, जैसा कि कर्नल ने सुझाव दिया था। इसलिए उन्हें एक योद्धा और एक जादूगर का संयोजन देना उनकी पसंदीदा युद्ध शैली के लिए एकदम सही था। मुझे लगता है कि हमें रणनीति के बजाय कौशल विकास से शुरुआत करनी चाहिए।
आमतौर पर हम स्नातक होने वाले छात्रों के साथ काम करते हैं, इसलिए उनके पास आधा दर्जन कौशल होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों के पास केवल एक एक कौशल है। नागरिक वस्त्र पहने योद्धाओं में से एक ने सुझाव दिया। ओवरलॉर्ड ड्रेक की बदौलत अब मेरे पास 2 गोलेम हैं और प्रिंस एक्सल ने डाना को गोलेम स्पेल बुक दी है। इसके अलावा उसे अपनी मूल मैजिक मिसाइल के अलावा फॉक्स स्पेल भी आता है। काल ने समझाया। वह आदमी प्रभावित लग रहा था और अपने बगल में खड़ी लाल बालों वाली महिला सैनिक की ओर मुड़ा। ऐसा लगता है कि वे सचमुच प्रसिद्धि की राह पर हैं, वे पहले से ही सही लोगों से मिल रही हैं। जोश की चिंता मत करो, वो इसलिए जल रहा है क्योंकि तुम्हें राजकुमार से मिलने का मौका मिला। तुम मुझे अनीस कह सकती हो और मैं तुम्हें अनुकूलन कौशल में मदद करूंगी। अपनी क्षमताओं का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग करने का तरीका सीखना है। आप इन कौशलों का जितना अधिक रचनात्मक तरीके से उपयोग करेंगे, बुनियादी कौशल भी उतने ही उपयोगी साबित होंगे। उदाहरण के लिए कोहरे का मंत्र। इसे सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक नहीं माना जाता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इसे मात्र एक घेरे में संघनित करके एक ठोस दृश्य अवरोध बना सकते हैं। इससे आपको लड़ाई में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि भागते समय आप दुश्मनों की नज़र से बच सकते हैं। अगर आप किसी गली में किसी जगह को ब्लॉक कर देते हैं, तो बिना पीछा किए किसी इमारत में घुसना बहुत आसान हो जाता है। आपका पीछा करने वाले किसी भी दुश्मन को अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आप किस इमारत में गए हैं, या फिर आप इसे किसी चलती गाड़ी के ऊपर से फेंककर उसे टक्कर मार सकते हैं। उसने समझाया। उस आखिरी सुझाव से डाना को गहरा सदमा लगा। क्या अभिजात वर्ग के लोग अक्सर दूसरे लोगों से झगड़ते रहते हैं? उसने पूछा। हाँ, हम करते हैं। अधिकांश एलिटों की कहानी अलग है, लेकिन यहाँ की टीमें न केवल अन्य एलिटों को अधिक शक्ति की ओर मार्गदर्शन करती हैं, बल्कि उन्हें जीवन में गलत रास्तों से भी दूर रखती हैं। कभी कभी हमें बागी हो चुके एलिटों, शराबियों और दुर्व्यवहार करने वालों से निपटने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल बुद्धिमान राक्षसों के खिलाफ भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मित्रिल बाघ। वे आपके सामने आने वाले अधिकांश लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं, और यदि आप उन्हें एक बार पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो इसमें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। पूर्ण विकसित योद्धा कमांडर रैंक के काफी मजबूत होते हैं, और यहां तक कि 2 योद्धाओं के एक पर हमला करने पर भी समान रैंक के एलिट योद्धाओं के लिए उन्हें मार गिराना मुश्किल हो सकता है, जब तक कि वे खुले मैदान में न फंस जाएं। एनिस ने सहमति जताई। काल को इस बातचीत और अपनी क्षमताओं के बीच का संबंध पूरी तरह समझ नहीं आया। रैंड और श्रेड तो काफी सरल लग रहे थे, लेकिन फॉग की बहुमुखी प्रतिभा तब और भी अधिक लगती थी जब इसका इस्तेमाल लक्ष्य को अंधा करने के लिए किया जा सके। इसके लिए काफी अभ्यास की जरूरत होगी, लेकिन अगर यह संभव है, तो डाना को इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जादूगर दाना को कमरे के एक कोने में ले गए ताकि वे पहले जो कुछ भी करना चाहते थे उसके बारे में समझा सकें, जबकि समूह का दूसरा आधा हिस्सा काल के चारों ओर इकट्ठा हो गया। ठीक है, हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी रैंड को अपने हाथों पर पकड़ने की कोशिश की है? उनमें से एक आदमी ने पूछा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे दस्तानों पर जितनी देर चाहूं उतनी देर तक टिकाए रख सकता हूं। काल सहमत हुआ और उसने अपने हाथों पर रैंड अटैक लगाया, जिससे दस्तानों के पंजे हल्की बैंगनी रोशनी से जगमगा उठे। अच्छा, तो अब आप मूल अवधारणा समझ गए हैं। आपको इसे कहीं स्थिर रखना सीखना है ताकि यह हिले नहीं। इसे एक रस्सी या फंदे की तरह समझिए, सिपाही ने सुझाव दिया। काल ने हॉक से सलाह मशवरा किया, जिसने सोचा कि यह संभव होना चाहिए, लेकिन अगर वे चाहते हैं कि यह किसी ऐसी वस्तु पर टिका रहे जो उनके अपने शरीर से जुड़ी ना हो, तो उन्हें इसे देखना होगा। ठीक है, मुझे लगता है मैं कर सकता हूं। काल सहमत हो गया और फिर उसने एक रैंड अटैक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जो 2 खंभों के बीच की जगह को पार कर सके और उन्हें अंक के रूप में इस्तेमाल करके उसे अपनी जगह पर टिकाए रखे, ठीक उसी तरह जैसे उसने अपने पंजों को मजबूत करने के लिए उसे अपने दस्तानों के चारों ओर लपेटा था। वाह, ये तो शानदार है। बहुत बढ़िया। अब देखना यह है कि यह वास्तव में काम करता है या सिर्फ देखने में ही काम करता है। उसने प्रकाश की पतली किरण के सामने एक धातु की छड़ फेंकी और वह साफ साफ 2 हिस्सों में कट गई और 2 टुकड़ों में बिखर कर जमीन पर गिर पड़ी। काल सदमे से हौंफ उठा। यह तो बहुत क्रूर है। मैं समझ सकता हूं कि इस क्षमता का इस तरह इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है। दिक्कत बस इतनी है कि अगर मैं इसे स्थिर रखने के लिए इस पर नजर नहीं रखूंगा, तो यह हिलेगा नहीं। रैंड स्थिर नहीं रहना चाहता और श्रेड तो उससे भी ज्यादा हिंसक है। मुझे शक है कि मैं उसे बिल्कुल भी स्थिर रख पाऊंगा। ये ठीक है।
इस कौशल संशोधन प्रशिक्षण के अधिक व्यवहारिक उपयोग हैं गुजरने वाले राक्षसों के लिए जाल और फंदे बनाना और उन्हें आपका पीछा करने से रोकना। यदि आप कई स्थिर जाल बनाना सीख जाते हैं तो आप किसी रास्ते को इतनी अच्छी तरह से अवरुद्ध कर सकते हैं कि पीछा करने वाला उस पर से आसानी से कदम रखकर या कूदकर पार नहीं कर पाएगा और आपको या तो संभलने या भागने का समय मिल जाएगा। ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मरना नहीं हमेशा मेरी पहली प्राथमिकता होती है। काल ने सहमति जताई। मेरा मानना है कि आप जंगल से आए हैं जहां बहुत सारे राक्षस रहते हैं। आम कपड़ों में मौजूद महिलाओं में से एक ने पूछा। नहीं, खदानें जहां हमें हमेशा इस बात का डर रहता है कि 1 किलोमीटर जमीन के नीचे छत हम पर गिर न जाए। काल ने हंसते हुए जवाब दिया। तो जान बचाना पहली प्राथमिकता है, काम पूरा करना दूसरी प्राथमिकता है। अध्याय 64 सामान प्राप्त करें। दिन का शेष समय टीमों द्वारा रैंड कौशल का उपयोग करने के नए तरीकों को बेहतर बनाने में व्यतीत हुआ। काल ने मुख्यतः रैंड की एक धारा को स्थिर रखने के लिए उस पर नियंत्रण स्थापित करने पर काम किया, लेकिन उन्होंने कौशल को छिपाने पर भी काम किया, क्योंकि कुछ राक्षस रैंड क्षमता को पहचान लेते थे और उससे निपटने के लिए उनके पास कोई न कोई तरकीब होती थी। उदाहरण के लिए कुछ दांत वाले जानवर रैंड को सीधे झेल सकते हैं और उसे अपने दांत से टकराकर तोड़ सकते हैं, जिससे उनके शरीर को बहुत कम नुकसान होगा। लेकिन अगर आप इसे किसी अलग कौशल की तरह दिखाएं, जैसे कि रैंड को ऊर्जा की लकीर के बजाय डिस्क या भाले के रूप में दिखाएं, तो यह उन्हें भ्रमित कर देगा और वे शायद इसका सामना न कर पाएं। लड़ाई के दौरान डाना ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उसने अपने जादुई मिसाइलों की रोशनी कम कर दी थी। किसी मंत्र में छोटे मोटे बदलाव भी आपको मुश्किल हालात से निकलने या अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त हासिल करने के लिए काफी हो सकते हैं। ठीक है सब लोग, आपने खूब मजा किया। हम अगले हफ्ते फिर यहीं इसी समय मिलेंगे। कर्नल वेलेरी ने दोपहर ठीक 4 बजे ये घोषणा की, जो कक्षाओं के समाप्त होने का सामान्य समय था। शनिवार की कक्षाओं के समय में आमतौर पर थोड़ी लचीलता होती थी, लेकिन काल को पूरा यकीन था कि उसका स्वभाव उसे बिना पूर्व लिखित अनुमति के अतिरिक्त समय लेने की अनुमति नहीं देता था। अगर वह समय से चूक जाती तो वह निश्चित रूप से ऐसी व्यक्ति थी जिसे इस बात से परेशानी होती। अगले हफ्ते मिलते हैं। अगर तुम्हें थोड़ा खाली समय मिले तो अभ्यास करना मत भूलना। हम तुम्हारे लिए एक पाठ योजना तैयार करेंगे। जादूगरों में से एक हंस पड़ा। कर्नल ने छात्रों को जल्दी से कार में वापस बिठाया जबकि अन्य लोग किसी चीज की योजना बनाने में जुट गए। जाहिर तौर पर उन्हें समय पर अकादमी वापस पहुंचाने की जल्दी में थे। यात्रा शांत रही क्योंकि काल और डाना दोनों दिन भर में सीखी जाने वाली बातों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। कौशल का उपयोग करने के नए तरीके सीखना कौशल सीखने से बिल्कुल अलग था। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बजाय आपको मंत्र के बारे में सोचने, कल्पना करने और उसे पुख्ता करने के तरीके को बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। यह आपके ज्ञात ज्ञान का उपयोग करने का एक अलग तरीका था, एक ऐसा तरीका जो आपके कौशल के बारे में सोचने के तरीके के विपरीत था। ये किसी और चीज से ज्यादा मानसिक लचीलेपन और रचनात्मकता की परीक्षा थी और काल के लिए ये सामान्य प्रशिक्षण से कहीं ज्यादा थकाने वाला था। उसे पूरा यकीन था कि वह इसकी आदत डाल लेगा, लेकिन आज वह अजीब तरह से थका हुआ था और खुश था कि कल के लिए कोई योजना नहीं थी, बस घर पर आराम करना और अभ्यास करना था। जब वे वापस स्कूल परिसर में आ गए तो कर्नल ने फिर से अपना प्रोफेसर वेलेरी वाला दोस्ताना मुखौटा पहन लिया और उनकी भावहीन पेशेवरता एक विनम्र मुस्कान में बदल गई जो किसी तरह अभी भी पूरी तरह से भावनाहीन थी। तो विशेष प्रशिक्षण के पहले दिन के बारे में आपका क्या विचार था? क्या ये वैसा ही था जैसा आपने उम्मीद की थी? उसने कार के रियरव्यू मिरर में उनकी ओर देखते हुए पूछा। ये वाकई अप्रत्याशित था, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी क्षमताओं का इस तरह इस्तेमाल कर पाऊंगा, लेकिन अगली बार जब मेरा सामना गोब्लिन जनजाति जैसे राक्षसों से होगा तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। काल ने जवाब दिया। हॉक पूरी तरह सहमत था। रैंड उसकी क्षमता थी, उसे इसमें माहिर होना चाहिए था, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए उनके पास अजीबोगरीब मानवीय विचार थे जो मांस, खासकर सुअरों के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते थे। सुअर मूर्ख होते हैं और वह उन्हें गुस्से में भगदड़ मचाने पर मजबूर कर सकता था, जिससे वे रैंड के तार पर ठोकर खाकर गिर जाते या उनके दांत उसमें फंस जाते और वह उनके मुलायम और रसदार निचले हिस्से पर हमला कर सकता था। हॉक, जाओ कुछ खा लो। खाने के बारे में तुम्हारे ख्यालों से मेरा ध्यान भटक रहा है, काल ने अपने साथी को याद दिलाया। हालांकि हॉक गलत नहीं था। कई जीवों को गुस्से में हमला करने के लिए उकसाया जा सकता था और वे टकराने से पहले पतली रस्सी को ध्यान से नहीं देखते। वे हॉक के काम पर ही ध्यान केंद्रित करते और जाल पहले से बिछाया जा सकता था।
डाना ने अपने शोरगुल भरे कमरे की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए रुख किया। देखते हैं अब पड़ोसियों को मैं कैसी लगती हूँ। मेरे पास गोलेम और मैजिक मिसाइल को एक साथ काम कराने के कुछ बेहतरीन विचार हैं, इसलिए मैं देर रात तक उनका अभ्यास करूंगी। काल उसकी टिप्पणी पर हंस पड़ा। पड़ोसियों के आक्रमण कौशल के अभ्यास की तेज आवाज अभी भी रुक रुक कर सुनाई दे रही थी। उन्होंने अवेकेंड रैंक तक पहुंचने का अपना लक्ष्य अभी तक नहीं छोड़ा था, लेकिन जहां मैजिक मिसाइलें आमतौर पर शांत रहती थीं, वहां स्टोन गोलेम के पैरों की आवाज भयावह होगी। मुझे लगता है कि मैं अपनी क्षमताओं की वास्तविक शक्ति को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करूंगी। उनके मनचाहे तरीके से हमले को लंबा खींचने से मेरी मानसिक क्षमताओं पर बहुत दबाव पड़ता है, इसलिए मुझे पहले उन पर काम करना होगा और नियंत्रण को बाद में। काल ने शुभ रात्रि कहते हुए जवाब दिया। लेकिन सोने से पहले काल को एहसास हुआ कि वास्तव में उनके बाहरी मिशन के बाद उसके पास कुछ अकादमी क्रेडिट थे और उसे अपना कमरा बदलने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह उन्हें हॉक के लिए कुछ संसाधनों पर खर्च कर सकता था। वह नीचे आपूर्ति कक्ष में वापस चला गया और क्लर्क के घंटी बजने पर दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगा। वापस स्वागत है। मैंने आपको आज सुबह कैंपस से बाहर जाते देखा था, इसलिए मुझे आज आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? शायद वर्दी की मरम्मत कर दूं? उस व्यक्ति ने पूछा। नहीं, मेरी वर्दी ठीक है। हम बस कुछ बाहरी प्रशिक्षण कर रहे थे, कोई मिशन नहीं था। मुझे एक अवेकेंड या असेंडेड रैंक का शक्ति पत्थर चाहिए, और अगर आपके पास हो तो असेंडेड रैंक के राक्षस का खून भी चाहिए। काल ने जवाब दिया। अरे, शक्तिवर्धक मिश्रण। जब आप अभी अभी सफलता की राह पर आगे बढ़े हो तो बहुत तेज औषधि का प्रयोग करने में सावधानी बरतें। बेहतर होगा कि आप इसे थोड़े से पानी में मिलाकर देखें कि इसका क्या असर होता है। क्लर्क ने उसे चेतावनी दी। धन्यवाद, अगर आपके पास बढ़िया चीज है तो मैं इसे धीरे धीरे करके खाऊंगा। काल सहमत हो गया। उस व्यक्ति ने कंप्यूटर खोलकर किसी प्रकार की इन्वेंट्री स्क्रीन खोली और काल के बैच को स्कैन करके उसकी पहचान दर्ज की, फिर उसने भौहें चढ़ा ली। आपके पास अभी भी क्रेडिट थोड़े कम हैं। मैं आपको एसेंडेड रैंक का पत्थर दिला सकता हूं, लेकिन ब्लड नहीं, या फिर आपके पास मौजूद क्रेडिट से अवेकेंड रैंक पर ही दोनों दिला सकता हूं। काल ने सिर हिलाया। उसे पहले से ही पता था कि एक साधारण मिशन उसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएगा, भले ही वह सबसे आम चीज ही क्यों न हो। मैं एसेंडेड रैंक का पत्थर लूंगा और उसे मिशन से बचाए गए खून के साथ मिलाऊंगा। मेरे पास अभी भी अवेकेंड रैंक के सुअर का काफी खून बचा है। काल सहमत हो गया। दरअसल उसके पास पूरा सुअर था, इसलिए वह उसमें से आधा लीटर या उससे अधिक खून निकाल सकता था, जो कि कुचले हुए पत्थर के साथ सही अनुपात में मिलाने पर हॉक के लिए हफ्तों तक पर्याप्त होता। आपके साथ व्यापार करके खुशी हुई। क्या आपको पिसी हुई लकड़ी बारीक पिसी चाहिए या दरदरी? मुझे लगता है कि आप इसे साबुत खाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्लर्क ने पूछा। इसे जितना बारीक हो सके उतना बारीक पीसें। इससे मिश्रण बेहतर होता है। काल ने सहमति जताई। और बस, आपके प्रशिक्षण के लिए शुभकामनाएं। जैसे ही लेन देन पूरा हुआ, वह आदमी पीछे के कमरे में गायब हो गया। काल को पाउडर से भरी एक छोटी थैली पकड़े हुए छोड़ गया, मानो कोई अवैध ड्रग्स का लेन देन हो रहा हो। और चाय के पेड़ लगातार पत्ते गिराते रहते थे जिन्हें सुखाना पड़ता था। इससे उसे लगभग दोपहर के भोजन का समय हो गया, लेकिन अब उसके पास जानवरों के रहने की जगह में फलों का एक छोटा सा संग्रह था, उन जामुनों के अलावा जिन्हें हॉक अपने मांस में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना पसंद करता था। मुझे आज कुछ करना चाहिए। काल ने खाना खत्म करने के बाद मन ही मन सोचा और अतिरिक्त ऊर्जा को ध्यान में लगाकर जानवरों के रहने की जगह को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। अब यह आकार लेने लगा था और उसने उस इकलौते पेड़ के चारों ओर लगभग पूरी जमीन पर घास उगा दी थी। अब वह एक छोटी झाड़ी लगाने वाला था। काल ने सोचा कि हॉक को बालकनी के आसपास उड़ना और डालियों से बचना अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ी और हरियाली उसके लिए अच्छी रहेगी। झील कैसी रहेगी? थोड़ा पानी अच्छा रहेगा ताकि मैं मछली पकड़ने के लिए गोताखोरी का अभ्यास कर सकूं। हॉक ने सुझाव दिया। ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। घास की तरह ही उसे केवल खाली जगह में झील का तल जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना था। क्या आपको नहीं लगता कि अंदर जगह बढ़ती जा रही है? मुझे पक्का याद है कि पहले तो बहुत भीड़ होती थी और उड़ने के लिए इतनी जगह नहीं मिलती थी। काल ने झील पर काम शुरू करते हुए पूछा। मैं सहमत हूँ। पहले मुझे पेड़ के चारों ओर छोटे छोटे चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब मैं कुछ मिनट तक उड़ सकता हूँ, फिर मुझे वापस मुड़ना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे हम मजबूत होते जाएंगे, ये जगह और बड़ी होती जाएगी? जब हम काफी शक्तिशाली हो जाएंगे तो मेरे पास अपनी एक पूरी दुनिया होगी। हॉक ने सुझाव दिया।
शायद यही लक्ष्य था। प्रयास से अंतरिक्ष अधिक शक्तिशाली और विशाल होता जा रहा था और स्वाभाविक रूप से ये विंडस्पीड हॉक के लिए एक शानदार घर बन जाता, लेकिन एक पूरी दुनिया की मांग करना बिल्कुल अलग बात थी। इस गति से जागृत अवस्था उसे केवल 1 किलोमीटर व्यास तक ही ले जा सकती थी और अंतरिक्ष के भीतर की दुनिया का घनत्व रैखिक रूप से बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, जबकि आकार में अचानक इतनी वृद्धि हो गई थी जिसे काल ने अब तक महसूस नहीं किया था। यह उसके दिमाग में नजर रखने वाली चीजों की सूची में एक और चीज जुड़ जाएगी। अध्याय 66। एक दिन की छुट्टी पर्याप्त नहीं है। दोपहर के भोजन के बाद डाना यहाँ आई। उसका इरादा बालकनी की शांति में अध्ययन और ध्यान करने का था, लेकिन हॉक के मन में कुछ और ही था। खान पान में बदलाव के बाद उसके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा आ गई थी और उसे कुछ ऊर्जा खर्च करनी थी, इसलिए वह खेलना चाहता था। खेल से उनका तात्पर्य एक साथ अपने कौशल नियंत्रण का अभ्यास करना था, क्योंकि उनके और काल के कौशल इतने समान थे कि उनमें मनोरंजन की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए वह दौरों के बीच नए विचारों और तकनीकों का अध्ययन करती रही, जबकि काल एक छोटे से पोखर को तालाब के आकार तक विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित करता रहा। वह दोपहर तक इस पर काम करता रहा जब उसे फिर से कुछ करने की इच्छा हुई। हमें देखना चाहिए कि छुट्टी के दिन करने के लिए और क्या क्या चीजें हैं। उनके पास काम के अलावा मनोरंजन का कोई न कोई साधन तो होना ही चाहिए, काल ने सुझाव दिया। यहाँ मूवी रूम, गेम्स लाउंज और कुछ अन्य सुविधाएं हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं देखा है। या फिर हम पूल में जा सकते हैं, डाना ने सुझाव दिया। तकनीकी तौर पर ये पूल जलीय विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र था, लेकिन छुट्टी के दिन ये सबके लिए मौज मस्ती करने, तैरने और आराम करने का एक साधारण सा स्थान बन जाता था। समस्या ये थी कि वहां लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वे दोनों ही मिलनसार स्वभाव के नहीं थे। पहले साल में अवेकेंड रैंक हासिल करने वाले पहले व्यक्ति होने से काफी ध्यान आकर्षित होगा और वे उम्मीद कर रहे थे कि कुछ और दिनों तक हंगामा शांत हो जाए, इससे पहले कि वे उन लोगों के साथ घुल मिल जाएं जिनके पास उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में सवाल पूछने के अलावा और कुछ बेहतर करने को नहीं था। मूवी लाउंज कैसा रहेगा? बस बैठो, फिल्म देखो और पॉपकॉर्न खाओ, काल ने सुझाव दिया। ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि फिल्म चल रही है, इसलिए कोई हमें घेर कर ढेर सारे सवाल नहीं पूछेगा। डाना ने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तो इस तरह वे खुद को एक अंधेरे कमरे में अगल बगल बैठे हुए पाए, जंक फूड खाते हुए और अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए, क्योंकि छोटे से थिएटर में उनसे आगे बैठी लड़कियों का एक समूह उस एक्शन फिल्म के स्टार की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था जिसे उन्होंने चुना था। जब वे अंदर आए तो उन्होंने जिस लड़के को जाते हुए देखा था, उसके अनुसार ये फिल्म उस दिन तीसरी बार फिर से शुरू हो रही थी, क्योंकि लड़कियों ने इसे बार बार चला रखा था और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे बहस कर सके, जबकि वास्तव में यह एक अच्छी फिल्म थी। फिल्म देखने के बाद वे खाना पैक करवा कर ले गए और सूर्यास्त देखते हुए बालकनी में बैठकर खाया। काल को लगा कि शायद वे एक अच्छी डेट पर थे, लेकिन जब तक उसने हिम्मत जुटाकर कुछ कहा, तब तक डाना ध्यान करते करते अपनी कुर्सी पर सो चुकी थी। काल ने उसे उस झूले पर लिटाया जहां वह आमतौर पर सोती थी और उसका बैग मेज पर ऐसी जगह रख दिया जहां उसे आसानी से मिल सके। फिर वह रात के लिए सो गया और एक रात के लिए अकादमी जीवन के सभी तनावों को भूल गया। देर से उठने और क्लास से पहले जल्दी जल्दी नहाने और खाना खाने के बावजूद रैंड को संशोधित करने के लिए उन्होंने जो नए तरीके निकाले थे, उनकी बदौलत सुबह की ट्रेनिंग हमेशा की तरह और भी सुचारू रूप से चली। साधारण पंजे की लकीर के बजाय काल ने उड़ते समय अपने पंजों को फैलाने और खींचने पर ध्यान केंद्रित किया और फिर पहले पैटर्न के लंबवत दूसरा पैटर्न बनाया, जिससे रैंडिंग हमलों का एक वर्गाकार ग्रिड बन गया, जिसने एक ही बार में कई मंत्रों को निष्क्रिय कर दिया। यह एकदम सही नहीं था, क्योंकि कुछ मंत्र पैटर्न को भेदने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन न्यूनतम ऊर्जा लागत के साथ वह एक ही बार में 20 मंत्रों में से 5 या 6 को रोक सकता था। क्या ये अब भी वही क्षमता है? मेरा मतलब है, शुरुआत में तो ये एक जैसी दिखती है, लेकिन बस यही एक समानता है। जादूगरों में से एक ने शिकायत की। हाँ, ऐसा ही है। ये हमले का विस्तारित संस्करण है। अगर आप ध्यान दें तो इसकी रेंज भी कम है, क्योंकि एक बार शुरू होने के बाद मैं इसे फैलने से नहीं रोक सकता, इसलिए अगर यह बहुत दूर तक चला जाता है तो यह अस्थिर हो जाता है, मूल हमले के विपरीत, काल ने समझाया। तो ये वाटर शॉटगन बनाने की प्रक्रिया से मिलती जुलती है, बस इसमें उतना बड़ा बदलाव नहीं है। मुझे ये पसंद आया। दूसरे जादूगरों में से एक ने सहमति जताते हुए इशारा किया। शिक्षक को भी ये प्रभावशाली लगा, और अगर इसे इस तरह से फेंका जाए तो इससे बचना बेहद मुश्किल होगा। कोई भी इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही निकाल सकता था कि इसे रोक दे, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था।
ये दुष्टों और फुर्तीले राक्षसों के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा, जो मार सहने की अपनी क्षमता के लिए मशहूर नहीं थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। घंटी बजने से कुछ सेकंड पहले प्रशिक्षक ने चिल्लाकर कहा, जिससे जादूगरों को आखिरी मंत्र पूरा करने का समय मिल गया। काल और जादूगर दोपहर के भोजन के दौरान आराम कर रहे थे, जबकि हॉक अपने नए लाल पंखों को संवार रहा था और दिखा रहा था, जो दूसरी कला सीखने के बाद आए थे। सभी ने उन्हें सुबह से देखा था, लेकिन हॉक के ऊपर उड़ते रहने के कारण उन्हें वास्तव में उनकी प्रशंसा करने का मौका नहीं मिला था। मैंने आज तक किसी विंडस्पीड हॉक को ऐसे पंखों के साथ नहीं देखा। मेरे पास मेरा टैबलेट है और फोटो विश्लेषण में भी इसे पहचाना नहीं जा सका। विश्लेषण कहता है कि यह एक उत्परिवर्तन है, प्रजाति की शक्ति में कोई वृद्धि नहीं। जादूगरों में से एक ने समझाया। बाकी लोगों में से एक ने नई जानकारी पाने की उत्सुकता से उत्साहित होकर कहा, तो आपको लगता है कि हॉक ने एक और कौशल सीख लिया है, तो अब वह एक बिल्कुल नए रास्ते पर चल पड़ा है। आमतौर पर कॉमन और अवेकेंड रैंक में परिपक्वता तक पहुंचने वाले मॉन्स्टर्स के पास ज्यादा से ज्यादा एक ही कौशल होता है, और वे शायद ही कभी दूसरा कौशल सीखते हैं। चूंकि श्वेत कौशल सीखने से उसके पंखों में बदलाव आया है, मुझे लगता है कि यह विंडस्पीड हॉक के लिए नस्लीय सीमाओं को तोड़ने में उसकी मदद का एक हिस्सा रहा होगा। कम से कम ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यह कोई हानिकारक बदलाव था, और श्वेत पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होने वाला है। काल ने सिर हिलाया। हॉक भी यही सोचता है कि वह जल्दी तरक्की कर लेगा, मेरी मदद से, और शायद जैसे जैसे वह एसेंडेड रैंक के शीर्ष पर पहुंचेगा, एक और कौशल हासिल करके, मुझे लगता है कि वह मेरे स्नातक होने से बहुत पहले कमांडर बन जाएगा। जादूगरों ने आह भरी। उस कक्षा में कोई भी स्नातक होने से पहले कमांडर नहीं बन पाएगा। वास्तव में यह असंभव था कि उनके बैच में मुट्ठी भर से भी कम छात्र इस तरह की क्षमता दिखा पाते, लेकिन काल ने तो पहले सेमेस्टर की शुरुआत में ही अवेकेंड रैंक से आगे बढ़कर एसेंडेड रैंक के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। सामान्य ग्रेड, ये क्या था? उसने इसे छुआ भी नहीं था कि पीछे छोड़ दिया। बस इतना ही उसके प्रशिक्षण साथियों को ये बताने के लिए काफी था कि उसकी शारीरिक बनावट असामान्य थी। उन्होंने दोपहर का भोजन समाप्त किया और अपने अपने रास्ते चले गए, जिससे काल को मार्शल आर्ट क्लास के प्रशिक्षण मैदान में पहुंचकर अकेले ही एक चिड़चिड़ी सार्जेंट रीटा का सामना करना पड़ा। क्या आपको ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट के साथ अपना नया प्रशिक्षण कार्यक्रम पसंद आया? क्या यह मैदान में होने वाले सामान्य समूह प्रशिक्षण से थोड़ा अधिक रोमांचक था? उसने पूछा, और काल को एहसास हुआ कि वह किसी ऐसी बात से नाराज नहीं थी जिसे वह नियंत्रित कर सकता था, बल्कि वह इस बात से नाराज थी कि उसके विकास संबंधी मार्गदर्शन सलाहकार और निजी शिक्षक के रूप में उसके अधिकार को सरकारी तंत्र में उच्च पदों पर बैठे लोगों ने छीन लिया था। ये वाकई अलग था। वे बड़ी टीम के बजाय जोड़ों में काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए पूरी सोच ही अलग है। सच कहें तो दोनों करना शायद बेहतर होता, लेकिन हफ्ते में दिन तो सीमित ही होते हैं। काल ने सावधानी से जवाब दिया, क्योंकि वह अपना खाली समय छोड़ने के लिए स्वेच्छा से आगे नहीं आना चाहता था। मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हैं। अब आपकी आधिकारिक पदोन्नति के साथ हम आपके प्रशिक्षण साथियों को एक अधिक मजबूत साथी से बदल रहे हैं। टैंक से मिलिए। वह बरसेरकर युद्ध प्रशिक्षक है और आप निहत्थे और फुर्तीले लड़ाकों को आज के बरसेरकर से निपटने के तरीके दिखाने में उसकी मदद करेंगे। काल को लगा कि रीटा निश्चित रूप से अपना गुस्सा उस पर निकाल रही थी। वह आदमी बहुत बड़ा था। अध्याय 67 टैंक। शुभ दोपहर कक्षा। आशा है आप सभी ने अच्छे से भोजन किया होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। भारी भोजन आपको सुस्त बना देगा। टैंक नाम के एलिट ने उनका अभिवादन किया। जैसा कि आपने सुना, मेरा नाम टैंक है और मैं यहाँ अकादमी में अंशकालिक शिक्षक हूँ, क्योंकि साल के अधिकांश समय में राक्षसों का शिकार करने में व्यस्त रहता हूँ। आज का पाठ सरल होगा, जैसे बरसेरकर की युद्ध शैली सरल होती है। अब आप सोच सकते हैं कि सरल का मतलब आसानी से हराना है, लेकिन आप सच्चाई से कोसों दूर हैं। मैंने सुना है कि आज का हमारा स्वयंसेवक काफी मजबूत है और उसके साथ एक सहायक भी है। काल, कृपया अपना विंडस्पीड हॉक मंगवाए और मैं प्रदर्शन शुरू करता हूँ। काल उस विशालकाय बरसेरकर के सामने खड़ा हो गया और शिक्षक ने युद्ध की मुद्रा अपना ली। सबसे पहले अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन करो और अपने बास को अपनी सहायता के लिए निर्देशित करो। इससे दूसरों को यह समझने में मदद मिलेगी कि एक मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य रणनीति एक बरसेरकर पर काम नहीं करेगी। प्रोफेसर टैंक ने निर्देश दिया। काल ने तुरंत ही क्रॉस किए हुए रैंड हमलों का जाल फेंका और शिक्षक के घुटने को लात मारकर गिराने के इरादे से एक तरफ हट गया, जबकि हॉक ने उसके कवचधारी सिर के पिछले हिस्से पर स्पष्ट हमला करने का फैसला किया।
उन्हें पता चला था कि प्रशिक्षण पोशाकों में गर्दन अच्छी तरह से सुरक्षित रहती है और यह आदमी संभवतः हमले के लिए बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अगर श्रेड उसके हेलमेट के पिछले हिस्से पर वार करता है तो इससे उसे चक्कर आ सकता है। निष्पादन त्रुटिहीन था। काल का पैर शिक्षक के घुटने से टकराने से ठीक एक पल पहले श्रेड ने अपना हेलमेट मारा, लेकिन यहीं से सब कुछ गड़बड़ हो गया। सिर पर लगी चोट ने बरसेरकर के क्रोध को जगा दिया और काल का पैर उस विशालकाय व्यक्ति के पैर से बस उछलकर दूर चला गया। फिर काल के प्रतिक्रिया करने या बचने की कोशिश करने से पहले ही एक विशाल मांसल हाथ ने उसकी छाती पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह हवा में उड़ गया। प्रोफेसर टैंक ने कक्षा की ओर मुस्कुराते हुए देखा, जबकि सार्जेंट रीटा ने काल को उठने में मदद की। वह बेहोश सा था, जमीन पर उछलने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया था। युवा विद्यार्थियों, इसे अजेय कहते हैं। मैंने आपको ये पहले इसलिए दिखाया क्योंकि यह एक ऐसी क्षमता है जिसे जादुई औषधियों से संश्लेषित किया जा सकता है, इसलिए आप में से जो सेना में हैं, उन्हें भविष्य में अन्य देशों के सैनिकों के बीच इसका सामना करना पड़ सकता है। अजेयता बरसेरकर्स का एक बुनियादी कौशल है, अधिकांश इसी से शुरुआत करते हैं। आप उन्हें अत्यधिक बल प्रयोग किए बिना नहीं गिरा सकते, उनके शरीर का कोई भी हिस्सा उनके पूरे द्रव्यमान के बराबर होता है। साथ ही विंडस्पीड हॉक द्वारा सिर के पिछले हिस्से पर किया गया हमला, जिसे श्रेड कहा जाता है, बरसेरकर रेज को सक्रिय कर देता है, जिससे उनकी शक्ति और गति कई गुना बढ़ जाती है। अभी आपके साल के वो आर्मग्रेड के उग्र छात्र उतने डरावने नहीं हैं, लेकिन वे आगे चलकर डरावने हो जाएंगे। सामान्य तौर पर आप उन्हें फेंककर या पैर से मारकर गिरा देते हैं ताकि उनका संतुलन बिगड़ जाए और वे हमले के लिए स्थिर लक्ष्य बन जाएं, लेकिन इसके बजाय आपको उनके महत्वपूर्ण अंगों, कोमल स्थानों और तंत्रिका समूहों को निशाना बनाना है। इससे बरसेरकर की गति धीमी हो जाएगी जब तक कि इतना नुकसान न हो जाए कि क्रोध शांत हो जाए और उन्हें दर्द महसूस होने लगे। उन्होंने कक्षा को समझाया। काल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो मूल रूप से हमें तब तक चकमा देना होगा और पेस्ट बनने से बचना होगा जब तक कि बार बार होने वाले हमलों का असर दिखना शुरू न हो जाए, लेकिन पैरों से वार नहीं करना है और सिर पर वार से बचना है। टैंक ने खुशी से सिर हिलाया, मानो कोई बच्चा उपहार पाकर खुश हो गया हो। बिल्कुल वैसे ही। साथ ही चेहरे और गुप्तांग पर हमला करने से बचें। इसलिए नहीं कि हमला काम नहीं करेगा, बल्कि इसलिए कि इससे क्रोध का प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है और प्रशिक्षण के दौरान आपको चोट लग सकती है। बाकी छात्र हंस पड़े। अब तक उनके मन में जितने भी बुरे विचार आए थे, उनमें से अपने से 3 गुना बड़े आदमी के गुप्तांग पर मुक्का मारना सबसे जल्दी खारिज होने वाला विचार था। चेहरे पर मुक्के मारने का विचार तो दूसरे नंबर पर खारिज हुआ, क्योंकि उनमें से आधे लोग बिना कूदे उसके चेहरे तक पहुंच ही नहीं सकते थे। काल ने आगे बोलने की तैयारी की, फिर एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या बरसेरकर क्लास उन्हें विशालकाय बना देती है या आप स्वाभाविक रूप से इतने बड़े होते हैं? इससे उनकी मांसपेशियां तो बढ़ जाती हैं, लेकिन लंबाई तो पूरी तरह प्राकृतिक है। मैं तो अपने भाइयों में सबसे लंबा भी नहीं हूं। टैंक ने शेखी बघारी। क्या वे किसी ऐसी प्रजाति के थे जिसके बारे में काल को पता नहीं था? खदानों में काम करने वाले लोग औसत से छोटे कद के थे, क्योंकि संकरी खदानों में छोटा होना फायदेमंद होता था, इसलिए बड़े परिवार कई पीढ़ियों पहले ही बेहतर काम की तलाश में चले गए थे। लेकिन काल को पूरा यकीन था कि इंसान की लंबाई 2 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2.5 मीटर तो दूर की बात है। काल ने फिर से कोशिश की। प्रोफेसर के बचाव को चकमा देते हुए उसने गुर्दे पर एक मुक्का मारा, जबकि हॉक ने उसकी पीठ के निचले हिस्से और फिर उसके घुटनों के पीछे वार किया। काल को जवाबी हमले से बचने के लिए एक तरफ लुढ़कना पड़ा, लेकिन टैंक ने सिर पर लगी चोट से क्रोधित होकर जो गति दिखाई थी उसे रोक रखा था और काल ने छाती पर एक जोरदार प्रहार करने में कामयाबी हासिल की, इससे पहले कि एक लात उसे फिर से हवा में उछाल दे। लेकिन इस बार वह इतना मुड़ने में कामयाब रहा कि एक घुटने पर आ गिरा और अनाड़ीपन से रुक गया। एक बरसेकर की ताकत को कम मत आंकिए। काल यहाँ जागृत अवस्था में है और उसकी शारीरिक बनावट एक फुर्तीले जादुई जानवर जैसी है, लेकिन इस लाभ के बावजूद भी उसके रैंक का एक बरसेकर एक जोरदार प्रहार से पसलियों को चकनाचूर कर सकता है। हालांकि वे आमतौर पर हथियार चलाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी हाथापाई करने की क्षमता आपकी अपनी श्रेणियों से कम नुकसानदायक है, खासकर जब वे ठोस कवच में हों। टैंक ने समझाया, जबकि काल उसके चारों ओर घूमकर मौका तलाश रहा था। टैंक ने हमला किया और काल ने रैंड से उसे रोक दिया। इससे उसे एक विचार आया। उसके पास दूर से हमला करने की शक्तियां थीं, लेकिन वह प्रोफेसर से दूर भागने और उनका उपयोग करने के लिए उतना तेज नहीं था। हालांकि वह उनका उपयोग ढाल के रूप में कर सकता था, साथ ही साथ छोटी दूरी के हमलों के रूप में भी, जैसा कि वह पहले करता आ रहा था।
प्रोफेसर ने एक और मुक्का मारा, जिसे काल ने अपने सिर के ऊपर उछाल दिया। तभी हॉक ने कोहनी से वार करके हमले की दिशा पूरी तरह बदल दी। टैंक अजेय था, लेकिन दोनों ने जिस ताकत से ये हमले किए थे उससे या तो टैंक के कद का कोई व्यक्ति घायल हो जाता या जमीन पर गिर पड़ता। हाथ के हट जाने से उसका बगल का हिस्सा हमले के लिए खुला रह गया और काल ने झट से 3 बार वार किया, जबकि हॉक ने बरसेरकर का ध्यान भटकाने के लिए उसकी छाती और पेट पर हमला किया। ये नर्म हिस्से थे जिन्हें उसे अपने एक हाथ से रोकना पड़ा। ये तो बहुत बेहतर है। मुझे नहीं लगता था कि तुम में इतनी क्षमता है, लेकिन रैंड वाकई बहुत शक्तिशाली है, टैंक ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उन्नत कवच में उन हमलों से मुझे बस एक मामूली चोट लगी जो कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाएगी, लेकिन आपके रैंक के हमलावर के खिलाफ, भले ही उसने अवेकिन रैंक का कवच पहना हो, वह आखिरी कॉम्बो शायद उसकी बांह ही उड़ा देता और उसके पेट को चीरकर उसके अंदरूनी अंगों को बाहर निकाल देता। बरसेरकर ने अपनी बात समाप्त की। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के पास रैंक जैसी काटने की कला नहीं है, एक छात्र ने शिकायत की। तुम एक भिक्षु हो, है ना? अपना हथियार लेकर यहाँ आओ। काल, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हें दबाव बिंदुओं का उपयोग करके एक हिंसक योद्धा से लड़ने का तरीका दिखाता हूँ। पूरी कक्षा ने अगले स्वयंसेवक बनने के लिए लड़के को सहानुभूति भरी नजरों से देखा, लेकिन टैंक बिल्कुल भी इंतजार करने के मूड में नहीं था और वह बेसब्री से लड़के को आगे आने का इशारा कर रहा था। हाँ, बरसेरकस को दर्द महसूस नहीं होता था, इसलिए हमलों से चोटें लगने के बावजूद उन्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ। अध्याय 68 कॉकटेल आवर। काल ध्यान से देख रहा था और हॉक बीस्ट स्पेस में आराम कर रहा था, जबकि लड़ाई जारी थी। विशालकाय प्रोफेसर हर छात्र को अपने खिलाफ कोशिश करने का मौका दे रहे थे। काल ही एकमात्र ऐसा था जिसके पास वास्तव में जीतने का मौका था, क्योंकि बाकी सभी ने या तो अपनी अपनी शैली के खिलाफ ही प्रशिक्षण लिया था या ग्रैपलिंग और सबमिशन तकनीकों में विशेषज्ञता हासिल कर ली थी, जो टैंक पर काम नहीं करती। लेकिन लड़ाई में आप अपने लक्ष्य खुद नहीं चुन सकते थे। खतरा सामने होता था और आपको उससे निपटना ही पड़ता था, इसलिए इस तरह का प्रशिक्षण उनके लिए आगे चलकर बेहद फायदेमंद साबित होगा। काल जानता था कि विशालकाय मानवाकार राक्षसों की भी कई प्रजातियां होती हैं, ऑक, ट्रोल, ओग्रेस, आउलबेयर और भी बहुत कुछ। इस तरह का प्रशिक्षण उन पर भी थोड़ा बहुत बदलाव के साथ कारगर साबित होगा। काल के लिए ये कल्पना करना कठिन था कि कोई ट्रोल या ओग्रे असल में कैसा दिखता होगा, लेकिन टैंक को देखने के बाद ये थोड़ा आसान हो गया। ओग्रे लगभग 3 मीटर लंबे होते हैं, इसलिए वे बरसेकर से उतने ही बड़े दिखेंगे जितना कि वह इस श्रेणी के फुर्तीले योद्धाओं से दिखता है। यह एक भयावह विचार था, लेकिन वे कवच में भी नहीं होंगे, इसलिए इस बात की संभावना थी कि रैंड वास्तव में उन्हें उसी तरह से काट डालेगा जैसा कि उसका इरादा था, बशर्ते कि वे उससे बहुत अधिक शक्तिशाली न हो। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, प्रोफेसर टैंक ने 1 दर्जन अलग अलग युद्ध शैलियों का प्रदर्शन किया और छात्रों को आश्चर्य होने लगा कि क्या उन्होंने ये नौकरी सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि उन्हें युद्ध का शौक था और लगातार ऐसे खतरे नहीं थे जिनके कारण उन्हें बाहर भेजा जाए। छात्रों से लड़ने से उसे कुछ हद तक अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया, भले ही वह पूरी ताकत का इस्तेमाल न कर पाया हो। लेकिन यहाँ दूसरे छात्र भी थे और कक्षा के दूसरे प्रशिक्षण समूह के कुछ ताकतवर वरिष्ठ छात्र उसे अपनी जीत के लिए कड़ी मेहनत करने पर मजबूर कर रहे थे, काल और प्रथम वर्ष के छात्रों की तरह नहीं, जिनके साथ वह सिर्फ खेलता था। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक ने सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना हाथ उठाया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। प्रोफेसर टैंक कल एक अलग कक्षा के साथ काम करेंगे, लेकिन आज आपने जो सबक सीखे हैं उन्हें मत भूलना। उन्हें अपनी लड़ने की शैली में शामिल करें और इस सप्ताह के अंत में उनकी वापसी के लिए तैयार रहें। ये काफी आसान होगा। उनमें से कोई भी इस दिन को इतनी जल्दी भूलने वाला नहीं था। काल मॉन्स्टर बायोलॉजी पर अपने निर्धारित अध्ययन को शुरू करने के लिए छात्रावास के कमरों की ओर वापस चला गया और उसका इरादा शाम को हॉक को और अधिक शक्तिशाली बनाने के तरीके खोजने पर ध्यान केंद्रित करने का था। लेकिन जब वह कोने से मुड़ा तो उसने देखा कि कर्नल वैलेरी अपने जाने पहचाने गुस्से वाले चेहरे के साथ छात्रावास के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। छात्र काल, मेरे पीछे आओ। आज रात के खाने से पहले हमें बहुत सारे काम करने हैं। ये कहते हुए वह चलने लगी। काल ने आह भरी, जबकि हॉक ने आनंदित होते हुए बीस्ट स्पेस में मांस के ढेर पर टूट पड़ा। जागृत रैंक वाले सुअर के रक्त से युक्त नए शक्ति पत्थरों ने उसके लिए बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन हॉक के खाते समय काल को प्रतिक्रिया पर भरोसा करना और काम करना पड़ता था। कर्नल उसे अगली इमारत की ओर ले गए और एक निजी कक्षा में ले गए, जहां पिछले प्रशिक्षण दिवस के एक जोड़े उसका इंतजार कर रहे थे। यह एक योद्धा और जादूगर की जोड़ी थी, बिल्कुल उसकी और डाना की तरह।
उन्होंने मेज पर ढेर सारी गोलियां, भरी हुई सुइयां और खाने पीने की चीजें सजो कर रखी थीं, जिससे काल चिंता में दरवाजे पर ही रुक गया। क्या हम कई उपचारों के बीच परस्पर क्रिया को लेकर चिंतित नहीं हैं? काल ने पूछा। खास तौर पर नहीं। ये सभी कभी कभी एक साथ काम करते हैं और हमें यकीन नहीं है कि इनमें से कितने, अगर कोई हैं भी, वास्तव में आप पर काम करेंगे। कर्नल ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। तुम्हें पता है, तुम्हारी उस भावहीन आवाज की वजह से ही तो सब तुम्हें बेरहम समझते हैं, है ना? कमरे में मौजूद दूसरी महिला ने पूछा, जिससे काल को अपनी हंसी रोकने के लिए लगभग अपनी जीभ निगलनी पड़ी। ये बात उस अधिक कर्नल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन अपने अधीनस्थ पर तीखी नजर डालने के बावजूद वह थोड़ी नर्म पड़ गई और उसने अपना विचार समझाया। ये उपचार उतने खतरनाक नहीं है जितना वे दिखते हैं। इनमें से प्रत्येक को सावधानीपूर्वक चुना गया है ताकि आपकी उस क्षमता को बढ़ाया जा सके जिसमें आपने पहले से ही सामान्य से कहीं अधिक निपुणता दिखाई है। गोलियां मानसिक उत्तेजक हैं जो आमतौर पर मानसिक शक्तियों और दृश्य कल्पना करने वाले जादूगरों पर इस्तेमाल की जाती हैं। इंजेक्शन सभी स्टेरॉइड के जादुई समकक्ष हैं और भोजन विशेष रूप से तैयार की गई सामग्रियों का मिश्रण है जिसका उद्देश्य कौशल की समझ में अभूतपूर्व प्रगति को प्रेरित करना है। कमरे में मौजूद बाकी दो लोगों ने संतुष्टि से सिर हिलाया। मनोकाल के लिए ये स्वीकार करने के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण था कि उसे एक ही बैठक में 1 दर्जन से अधिक उपचार लेने होंगे। संभवतः बीच में सभी को नोट्स लेने के लिए एक छोटा सा ब्रेक मिलेगा। ठीक है, हम कहाँ से शुरू करें? काल ने अनिच्छा से पूछा। मानसिक सुधार के साथ आपकी रिपोर्टों के आधार पर हमने जो निष्कर्ष निकाला है उससे ये स्पष्ट है कि आप ऑक के निवास स्थान में संचित स्थितियों और शक्ति को बेहतर बनाने के लिए ध्यान करते हैं, है ना? इसलिए उस मानसिक क्षमता में सुधार आप दोनों के लिए फायदेमंद होगा। केवल आपके शारीरिक उपचार की तुलना में ये स्पष्ट रूप से बेहतर विकल्प है। कमरे में मौजूद अकेले व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। ये सभी जाने माने और आजमाए हुए उपचार हैं। हम दोनों इन्हें पहले ही ले चुके हैं और हमें कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। हालांकि इनसे मुझे नए कौशल सीखने की गति बढ़ाने के अलावा कोई खास फायदा नहीं हुआ। काल की युद्ध क्षमता में उसकी कुशलता को सुधारने की गति का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए यह वास्तव में उसके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। काल ने यह सोचते हुए पहला छोटा सा कागज उठाया जिस पर एक चमकती हुई हरी गोली थी। ये ड्रैगोनाइट की गोली है। ये बहुत पहले मर चुके ड्रैगनों की शक्तिशाली हड्डियों से बनी है जो क्रिस्टलीकृत हो चुकी हैं। यह मुख्य रूप से जादूगरों के लिए है क्योंकि इससे माना ऊर्जा की वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार होता है, लेकिन इसका बुद्धि और मानसिक शक्ति पर भी अविश्वसनीय प्रभाव पड़ता है। कर्नल वेलेरी ने यह बात कही जबकि बाकी दोनों अपने लैपटॉप कंप्यूटरों की ओर नोट्स लेने के लिए बढ़ गए। काल ने गोली मुंह में डाली और पानी से निगलने ही वाला था कि गोली घुल गई और उसका दिमाग सुनहरी रोशनी से भर गया। ऐसा लगा जैसे शक्ति अविश्वसनीय गति से उसके भीतर प्रवाहित हो रही हो और बीस्ट स्पेस के भीतर की दुनिया तेजी से बढ़ने लगी। हाँ, ये वाकई कारगर रहा। मेरे दिमाग में जैसे सुनहरी रोशनी छा गई है और मुझे बीस्ट स्पेस में सुधार साफ दिखाई दे रहा है। काल ने समझाया ताकि बाकी लोग भी समझ सके कि क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया, इसे कुछ मिनटों तक स्थिर होने दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हॉक अंतरिक्ष में उड़ते हुए खुशी से चहचहा रहा था, ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था जब तक कि अंतरिक्ष का एहसास लगभग अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आ गया। अब जब स्थिति स्थिर हो गई है और हॉक ने अतिरिक्त ऊर्जा का काफी हिस्सा अवशोषित कर लिया है, तो सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना मजबूत नहीं जितना पहले महसूस हुआ था। काल ने आगे कहा, तो इससे हॉक को भी फायदा होता है। ये तो वाकई कमाल है। हम बाद में एक और खुराक तैयार करेंगे ताकि आप दोनों को इसका पूरा असर मिले। वेलेरी ने कहा, शायद हमें उन सभी चीजों की खुराक दोगुनी कर देनी चाहिए जिनकी हमारे पास अतिरिक्त मात्रा है। महिला जादूगरनी ने सुझाव दिया। यह एक तर्कसंगत सिद्धांत है। अगर काल और हॉक सब कुछ आपस में बांटते हैं तो हम वास्तव में दोनों को ही दवा दे रहे हैं, इसलिए कुछ उपचारों के ठीक से काम करने के लिए बढ़ी हुई खुराक आवश्यक हो सकती है। योद्धा ने अपने छोटे भूरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। अध्याय 69 गोलियां और चुभन। कर्नल ने कमरे में मौजूद तिजोरी से एक ब्रीफकेस निकाला और उसमें से गोलियों का एक और पूरा जत्था निकाला, सिवाय उस एक गोली के जो काल पहले ही ले चुका था। ड्रैगनाइट एक प्रतिबंधित पदार्थ है और इसे प्राप्त करना मुश्किल है। हमारे पास इसकी दूसरी खुराक नहीं है और यह ऐसी चीज नहीं है जो आमतौर पर अकादमी के पास उपलब्ध होती है। उन्होंने समझाया, फिर काल को आगे बोलने का इशारा किया। काल ने अगली 2 गोलियां ली और उसे एक सुखद गर्माहट का एहसास हुआ, साथ ही उसके विचार भी कुछ स्पष्ट होने लगे।
यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था और सभी लोग निराश लग रहे थे, लेकिन वेलेरी ने काल को अगली गोली लेने का इशारा किया। उसकी खुशबू अच्छी है। काल द्वारा गोलियां उठाते ही हॉक ने टिप्पणी की। उम्मीद है ये काम करेगा। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि इसका काम क्या है। गोलियां ड्रैगनाइट की गोली की तरह ही घुल गईं और अचानक काल के दिमाग में अपनी क्षमताओं को सक्रिय करने का सही तरीका स्पष्ट हो गया। उन्हें और अधिक कारगर, अधिक शक्तिशाली और तेजी से सक्रिय करने का तरीका। दोनों क्षमताओं के बारे में सब कुछ स्पष्ट हो गया और फिर एक तीसरी क्षमता की फुसफुसाहट उसके दिमाग में आई क्योंकि हॉक को विंडशील्ड के बारे में नई जानकारी मिली। काल अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे हॉक की समझ बेहतर होती गई, हॉक की प्रगति से मिल रही प्रतिक्रिया उसे इस पद्धति की झलकियां दे रही थी। ये तो कमाल है। अब मैं अपनी क्षमताओं को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ पा रहा हूं और हॉक को भी इसे समझने में काफी मदद मिल रही है, जबकि उसका ज्ञान स्तर पहले से ही बहुत ऊंचा है, क्योंकि रैंड उसकी प्रजाति का जन्मजात कौशल है। काल ने समझाया। बहुत बढ़िया। वह गोली कभी कारगर होती है तो कभी नहीं। कुछ लोगों को ज्यादा समझ नहीं आता, जबकि कुछ लोग बहुत तेजी से सीखते हैं। हम आपकी फाइल में इसका जिक्र रखेंगे ताकि जब आप और कौशल सीख ले तो आपको और गोली मिल सके। कर्नल ने जवाब दिया। अगली गोली ऊर्जा के एक भंवर के साथ उसके चारों ओर हवा में गायब हो गई, मानो उसका शरीर जबरदस्ती गोली को अस्वीकार कर रहा हो। वाह, ये तो अलग था। हालांकि इसका असर लगभग दूसरे वाले जैसा ही था, फिर भी इसमें कुछ तो ऐसा है जो उसके अनुकूल नहीं है। जादूगरनी ने अजीब ऊर्जा घटना को नोट करते हुए अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर तेजी से चलाते हुए टिप्पणी की। तुम्हें नहीं लगता कि यह तृप्ति का मामला है ना? जैसे कि जब आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं और नहीं खा सकते? काल ने पूछा। बाकी तीनों ने सिर हिलाया। नहीं, हम आमतौर पर यह पूरा कोर्स एक साथ देते हैं, या तो शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाला या मानसिक सुधार वाला, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। कर्नल ने जवाब दिया। अगली कुछ मानसिक क्षमता बढ़ाने वाली गोलियां बिना किसी हलचल या तत्काल ध्यान देने योग्य प्रभाव के अवशोषित हो गईं। ये निराशाजनक था, लेकिन आखिरी गोली किसी रत्न जैसी लग रही थी और हॉक उसे देखकर ही उत्साहित हो रहा था। यह एक उच्च श्रेणी के जीव से प्राप्त क्रिस्टलीकृत माना ड्रॉप है। सामान्यतः इसका उपयोग जादूगरों के माना भंडार को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह आपके बास के लिए भी उपयोगी होना चाहिए, इसलिए हम इसे अपने साथ लाए हैं। उसने आगे कहा। काल ने उस वस्तु को अपने हाथ में लिया और हॉक ने तुरंत उसे चुरा लिया, उसे बीस्ट स्पेस में खींच ले गया और वहां अपने घोंसले में छिपा दिया। तुम्हें पता है, मुझे इसे खाना चाहिए, काल ने उसे याद दिलाया। यहां बेहतर रहेगा। इस तरह मैं धीरे धीरे सब कुछ आत्मसात कर सकता हूं, बजाय इसके कि तुम्हारे पेट में पत्थर जैसा दर्द हो। हॉक का कहना है कि उसके विकास में मदद के लिए इसे धीरे धीरे बीस्ट स्पेस में अवशोषित करना बेहतर है। मैं ऊर्जा को उसमें प्रवाहित होते हुए महसूस कर सकता हूं, लेकिन इसके प्रभाव स्पष्ट होने में कुछ समय लग सकता है, जिससे मैं ये बता सकूं कि यह क्या कर रहा है। काल ने समझाया। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास थोड़ा समय है, अब हम औषधियों पर काम शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सुइयों से डर नहीं लगता होगा, क्योंकि इनमें से लगभग आधी औषधियां इंजेक्शन द्वारा दी जाती हैं, जबकि बिना सुई वाली आधी औषधियां मुंह से ली जाती हैं, लेकिन प्लंजर टाइप बेस्टर से कंटेनर की दीवारों पर अपशिष्ट कम होता है। वेलेरी ने समझाया। ठीक है, मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक तो नहीं हूं, लेकिन अगर यह सब तीव्र विकास के लिए है, तो मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं करूंगा, काल ने जवाब दिया। जादूगर मुस्कुराया। ध्यान दें, विषय की मानसिक स्थिति में सुधार हुआ है और उसकी समझ बढ़ी है। अब वह पहले से ही समझ गया है कि विचारों में अपशब्दों का प्रयोग कर्नल के साथ संवाद करने की कुंजी है। कर्नल वेलेरी ने उसे घूर कर देखा, लेकिन काल को एहसास हुआ कि वे दोनों वास्तव में किसी अजीब तरीके से अच्छे दोस्त थे। उस व्यक्ति ने सुइयों को एक यांत्रिक इंजेक्टर में डाला और काल की छाती की ओर इशारा किया। आपको अपनी कमीज उतारनी होगी, हम इन्हें आपकी बाह में लगाएंगे। दूसरा सबसे अच्छा स्थान नितंब है, लेकिन बिना बताए आपको अपनी पैंट उतारने के लिए कहना थोड़ा अनुचित होगा, उन्होंने मजाक में कहा। काल ने अपनी जैकेट और सादी सफेद वर्दी की कमीज उतारकर अपने बगल वाली कुर्सी पर रख दी। ठीक है, इससे दर्द होगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बात को घुमा फिराकर नहीं कहूंगा। बस मानसिक रूप से तैयार हो जाए और हम अगले चरण पर जाने से पहले इंजेक्शन के असर के सामान्य होने का इंतजार करेंगे। काल ने सिर हिलाया और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, तभी उसकी बांह और छाती में तेज दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया हो। लो, इसे पी लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी।
जादूगरनी की आवाज धीमी फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन उसने काल के मुंह में पे डाल दिया, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली ताकि दर्दनाक रोशनी उसकी आंखों में न पड़े क्योंकि उसका शरीर जल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस पे में कोई ऊर्जा समाहित हो, और जैसे ही शरीर ने उस शक्ति को अवशोषित किया, उसके शरीर की जलन कम होने लगी। फिर वह शक्ति उसके दिमाग में वापस प्रवाहित होने लगी और हॉक अचानक आकार में बहुत बड़ा हो गया। कुछ ही सेकंड में वह हॉक के आकार से बढ़कर टकी या कोंडोर से भी बड़ा हो गया। हॉक एक दुबला पतला और कुपोषित विशालकाय जीव था, लेकिन जैसे जैसे वह पक्षी अपने भूखे पेट को भरने की बेताब कोशिश कर रहा था, उसका शरीर धीरे धीरे मोटा होता जा रहा था। जरा रुको, उस चीज की वजह से हॉक बेकाबू होकर बढ़ने लगा है। वह बहुत बड़ा और भूखा है, लेकिन उस जगह पर उसके लिए खाना है। कुछ मिनट रुकिए, फिर हम कुछ और करेंगे, काल ने अपनी आंखें बंद रखते हुए समझाया, हालांकि दर्द के कारण वह ध्यान नहीं लगा पा रहा था। ठीक है, हॉक की हालत स्थिर होते ही हमें सूचित कर देना, हम आपको दूसरी खुराक दे देंगे। कर्नल वेलेरी सहमत हो गई। उस खबर को सुनकर हॉक थोड़ा घबरा गया, लेकिन काल पहले से ही जानता था कि कर्नल उस उपचार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे जो परिणाम दे रहा था। अध्याय 70 बिग हॉक। हॉक को शांत होने में आधा घंटा लग गया, और जब तक काल के शरीर का दर्द कम हुआ, तब तक रसोई ने उसके लिए दूसरी खुराक के दौरान खाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया राक्षसी मांस का ऑर्डर पहले ही भेज दिया था। बस अपनी आंखें बंद रखो, खाने का कटोरा तुम्हारे हाथ के पास है, बस उसे हॉक के लिए बनी जगह पर रख दो। तुम्हारा शरीर उसके साथ स्थिर हो गया है, लेकिन अभी एक और खुराक बाकी है। कर्नल वेलेरी ने जोर देकर कहा, क्या तुम एक विशालकाय बाज बनने के लिए तैयार हो? काल हंसा, जबकि पक्षी रसोई से लाए गए उन्नत दानव मांस की भरमार देखकर खुशी से चहक उठा। ये सब उसके मनपसंद स्वाद का नहीं था, लेकिन इस समय बाज को इस बात की परवाह नहीं थी कि यह किस जानवर से आया है। बस ये भरपूर मात्रा में होना चाहिए और ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए ताकि उसकी ऊर्जा की कमी पूरी हो सके। पक्षी को भोजन की पूरी खेप चट करने और ये तय करने में केवल कुछ ही मिनट लगे कि वह विशेष उपचार के एक और दौर के लिए तैयार है। काल ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और इस बार दर्द उसके शरीर के बाईं ओर से फैल गया, जिससे उसका दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन हॉक पर इसका असर उतना तीव्र नहीं हुआ। उसका आकार और नहीं बढ़ा, लेकिन उसका शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भर गया। अब वह फिर से एक असली हॉक जैसा दिख रहा था, लेकिन पहले से बड़ा। उसने मांस का कटोरा खत्म किया और खुशी से इधर उधर उड़ने लगा, फिर निराशा में रोने लगा जब उसे एहसास हुआ कि उसका घोंसला उसके नए शरीर के लिए बहुत छोटा है। काल ने परिस्थितियों के अनुसार जितनी जल्दी हो सके आकार बदलने का प्रयास किया, जबकि हॉक ने पेड़ पर बैठने से पहले अपने कीमती नए पत्थर को खोने से बचने का पूरा ध्यान रखा। घोंसले में रखे पत्थर से शक्ति का प्रवाह होने पर उसके मन में संतोष की लहर दौड़ गई, और फिर मानो पूरा स्थान ही बदल गया। ये बढ़ रहा था, लेकिन एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया जहां काल को गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे वह जगह दो हिस्सों में बंट गई हो, और विकास एक दूसरी अलग और बंजर जगह में चला गया, ठीक वैसे ही जैसे हॉक की जगह थी जब उसका काल से पहली बार रिश्ता बना था। क्या तुम्हें लगता है कि वह जगह किसी और के लिए बनी है? मतलब, हमने तुम्हारे आराम करने की जगह को इतना बड़ा कर दिया है कि अब किसी नए दोस्त के लिए घर बनाने का समय आ गया है। काल ने अपने पंख वाले साथी से पूछा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं उसमें जा नहीं सकता, इसलिए वो मेरे लिए अलग कमरा नहीं है। हॉक ने चिढ़ते हुए जवाब दिया कि सारा विकास उसके कमरे में नहीं हो रहा था। उड़ने के लिए अभी भी जगह थी, लेकिन अब वो काफी बड़ा हो गया था, तो क्या उड़ने की जगह भी उसी अनुपात में नहीं बढ़नी चाहिए थी? कुछ मिनटों तक काल द्वारा अपने मन और नए पशुवत वातावरण को स्थिर करने की कोशिश करने के बाद योद्धा ने पूछा, क्या हुआ? मानसिक स्थिति स्थिर हो गई है। इंजेक्शन से हॉक के साथ साथ इसका आकार भी बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया और एक छोटे से दूसरे हिस्से में बंट गया। इसकी गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ। मुझे ध्यान या पहली खुराक वाली गोलियों से खुद ही सुधार करना होगा, लेकिन यह एक बिल्कुल अलग स्थिति है। मुझे लगता है कि अब शायद मैं दूसरा पालतू जानवर भी रख सकता हूं, काल ने समझाया। काल ने अपनी आंखें खोली और एलीट डेवलपमेंट ब्यूरो के तीनों कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान देखी। उनका दांव सफल रहा था, और अगर काल अब एक और जानवर को अपने साथ जोड़ लेता तो उसकी प्रभावी शक्ति कई गुना बढ़ जाती। दूसरी बात जो उसने देखी वह ये थी कि मेज खाली थी, उस पर 2 इस्तेमाल किए हुए मल्टीपल इंजेक्टर और 2 खाली शॉट ग्लास रखे थे। उसने सोचा था कि उसे 12 इंजेक्शनों में से 2 लग चुके हैं, लेकिन उन्हें एक बार में 6 इंजेक्शन लगाए गए थे, और दूसरा इंजेक्शन पूरी प्रक्रिया की दूसरी खुराक थी। इसमें दर्द होना कोई हैरानी की बात नहीं।
ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर आग से जल रहा हो, लेकिन दूसरी बार दर्द बहुत जल्दी कम हो गया और हॉक का अचानक से विकास नहीं हुआ, बल्कि वह विंडस्पीड हॉक के उचित आकार में विकसित हुआ, लेकिन 1 मीटर से अधिक लंबा और उसके पंखों का फैलाव 3 मीटर से थोड़ा अधिक दिखता है। कार्ल ने समझाया। कर्नल वेलेरी ने अधीरता से इशारा किया और कार्ल ने हॉक को अपने पीछे खाली मेज पर खड़े होने के लिए बुलाया। जादूगर ने प्रशंसा में सीटी बजाई और हॉक ने खुद को संवारा, जिससे गलती से उसके पंजों से स्टील की मेज में छेद हो गया। खैर, उसके पंजे अभी तक पारदर्शी नहीं हुए हैं, इसलिए शायद वह अभी तक उन्नत स्तर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन वह बहुत ही सुंदर है, उसने प्यार से कहा, फिर उठकर हॉक के सिर पर हाथ फेरने लगी। ये निश्चित रूप से फिर से एक उत्परिवर्तन है, जैसे जब उसने श्वेत सीखा था, लेकिन इस बार यह शारीरिक विकास है। इससे पहले किसी विंडस्पीड हॉक में ऐसा होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मुझे संदेह है कि कोई इतना पागल होगा कि किसी जंगली हॉक को ये देखने के लिए वैसा ही व्यवहार देखे क्या होता है। योद्धा ने कहा, दिलचस्प। हॉक, क्या तुम मेरे लिए इस अवरोध को खरोंच सकते हो? जादूगर ने पूछा। रुको, कमरा उसके लिए चारों ओर उड़कर बाधा पर हमला करने के लिए बहुत छोटा है, और अगर वह सफल हो भी गया तो यह अवेकेंड रैंड हमले का सामना नहीं कर पाएगा। योद्धा ने उसे रोक दिया। ठीक है, क्षमा करें। हम नियमित कक्षाओं के बाद कल वास्तविक सुधार परीक्षण कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने ध्यान दिया या नहीं, क्योंकि जब आप इतनी ऊर्जा अवशोषित कर रहे होते हैं या दर्द में होते हैं तो समय अलग तरह से बीतता है, लेकिन 2 घंटे से अधिक समय हो चुका है और लगभग रात के खाने का समय हो गया है। जादूगर सहमत हो गया। योजना के अनुसार काम खत्म करने के लिए बस पर्याप्त समय है। कर्नल वेलेरी ने थाली में रखे खाने की ओर इशारा करते हुए इस बात से सहमति जताई। हॉक ने बड़ी नज़ाकत से उन्हें सूंघा और फिर अपना सिर हिला दिया। यहाँ मांस नहीं है, मैं आराम करने जा रहा हूँ, उसने घोषणा की और फिर बीस्ट स्पेस में वापस गायब हो गया। उसका कहना है कि इसमें मांस नहीं है, इसलिए उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कार्ल ने विभिन्न प्रकार के घने चौकोर टुकड़ों और पुडिंग का निरीक्षण करते हुए समझाया। इनमें से प्रत्येक किसी न किसी कौशल को समझने में सहायक होगा। शेष वर्ग आज संबंधित कक्षाओं में वितरित कर दिए गए हैं और उनके परिणाम आशाजनक रहे हैं, इसलिए अभी इन्हें एक एक करके आजमाएं और हमें बताएं कि क्या होता है। कर्नल ने थोड़ी देर के लिए अपना गंभीर चेहरा कम करते हुए सहमति व्यक्त की। अगर एलीट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रमुख को इन नतीजों का जिक्र होने पर सहानुभूति होती है, तो इसका मतलब है कि परिणाम वाकई बहुत अच्छे रहे होंगे। कार्ल ने पहला टुकड़ा चखा, जिसका स्वाद जलते हुए रबर की गंध जैसा था, फिर उसने कुछ देर रुककर अपना सिर हिलाया। अगर कुछ हुआ भी तो उसे पता नहीं चल रहा था। एक एक करके वो उन्हें चखता गया जब तक कि उसे वह नहीं मिल गया जिसमें से ताज़ा वेल्ड किए गए स्टील जैसी गंध आ रही थी। जैसे ही उसने उसे काटा, उसे ऊर्जा का एहसास हुआ, लेकिन फिर स्वाद जाना पहचाना सा लगा और उसके मन में यह विचार आया कि किस प्रकार रैंड का प्रारंभिक और निम्नतर संस्करण है, जिससे उसे कम शक्ति वाले हमलों का अधिक ऊर्जा दक्षता के साथ उपयोग करने के तरीके सूझने लगे। वह है। मैं इसे रैंड का एक कमजोर संस्करण मानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसका या इसके जैसी किसी चीज का इस्तेमाल कर सकता हूं, रैंड को आधार कौशल के रूप में इस्तेमाल करके, और फिर ज्यादातर फायदों को हटाकर एक ज्यादा ऊर्जा कुशल हमले का इस्तेमाल कर सकता हूं। कार्ल ने समझाया। योद्धा थोड़ा नाराज नजर आया, जबकि उसका साथी हंस पड़ा। खैर, इसे देखने का एक तरीका ये भी है। अगर आप रैंड को आधार मानकर उसमें से खून बहने का प्रभाव हटाकर सिर्फ तलवार की रोशनी को रहने दें तो ये कुछ जैसा प्रभाव पैदा करेगा। आखिरकार वह मान गया। अब देखते हैं कि आप इस ढेर से और क्या निकाल सकते हैं। कुछ और टुकड़े बिना किसी खास बदलाव के खा लिए गए, लेकिन आखिरी टुकड़े का स्वाद पत्थर की धूल जैसा था और कार्ल को एक गोलेम की जानी पहचानी अनुभूति हुई, लेकिन वह ऊर्जा उसके लिए इतनी अपरिचित थी कि उसके शरीर ने तुरंत उसे अस्वीकार कर दिया। मुझे लगता है कि इससे मुझे गोलेम मंत्र के बारे में कुछ जानकारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन मेरे शरीर ने इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया। स्वाद जाना पहचाना था, जैसे मंत्र के सक्रिय होने का जादू, लेकिन मेरा शरीर इसके अनुकूल नहीं है, कार्ल ने समझाया। दिलचस्प। इन सब का स्वाद सामान्य भोजन जैसा होना चाहिए, लेकिन आपको इनमें से किसी का भी स्वाद ऐसा नहीं लगा। शायद ये हॉक के साथ आपके गहरे संबंध का परिणाम है, जो हर तरह की जादुई शक्तियों और खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील है। मैं इसे रिपोर्ट में दर्ज कर लूंगा और आगे की जांच का निर्देश दूंगा। जादूगर ने उन्हें बताया। आज का विशेष कार्यक्रम यही समाप्त
होता है। हम आपके लिए एक नई वर्दी लाएंगे, उसके बाद आप अपने कमरे में लौट सकते हैं।